हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, जो पब्लिक के डिमांड पर जिस उपन्यास को रोक दिया गया था, उसी उपन्यास की तीसरी कड़ी, तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं हम। तो इस एपिसोड की कहानी को ताज़ा करने के लिए आपको पुराने दोनों एपिसोड सुनना होगा। उसके बाद ही तीसरे एपिसोड की कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अनिल मोहन का उपन्यास विस्फोट का एपिसोड नंबर 3। विमान के चालक दल के 3 सदस्य थे। कैप्टन अजीत म्हात्रे, असिस्टेंट कैप्टन सतीश कक्कड़, सेकंड असिस्टेंट गोपाल कौशिक। तीनों इस वक्त कॉकपिट में थे। फ्लाइट डेक के आगे वाली जगह पर इंजनों की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। पायलट अजीत म्हात्रे और पायलट सतीश कक्कड़ अपनी सीटों पर शांत बैठे थे। इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगे डायलों की मध्यम रोशनियों की झलक कभी कभार उनके चेहरों पर नजर आ जाती थी। उनके गलों में माइक्रोफोन लटके हुए थे और कानों में ईयरफोन लगे थे। म्हात्रे की निगाह डायलों पर थिरकती सुइयों पर जा रही थी। कक्कड़ ने म्हात्रे पर निगाह मारते हुए कहा, 2 नंबर के इंजन के सिलेंडर हेड का तापमान कैसा चल रहा है म्हात्रे? अजीत म्हात्रे ने देखा। ठीक है, म्हात्रे ने कहा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मौसम ठीक नज़र नहीं आ रहा, तेज़ हवा और बादल। सतीश कक्कड़ ने कहा, आगे पहुंचकर ठीक हो जाएगा, म्हात्रे ने लापरवाही से कहा। विमान इस वक्त बादलों के बीच में से गुजर रहा था। कक्कड़ ने म्हात्रे को देखा। क्या बात है, आज कुछ उखड़े उखड़े से हो? म्हात्रे कुछ नहीं बोला। तुम्हारी हालत तो ऐसी हो रही है जैसे किसी हसीन परी के कंधे पर हाथ रखा हो और उसने हाथ झटक दिया हो। रोम में ही किसी पर चढ़ दौड़े होगे। कक्कड़ हंसा। चुप रहो, तुम जैसा अय्यास इसके अलावा और कोई हरकत नहीं कर सकता। कक्कड़ पुनः कह उठा, लेकिन जरा सावधान रहना, स्टाफ में किसी पर निगाह मत डालना, तुम्हें वार्निंग मिल चुकी है। अगर किसी ने तुम्हारी जरा भी रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारी नौकरी गई। सतीश कक्कड़ सच कह रहा था। अजीत म्हात्रे को इसी बात की चिंता थी। रोमा ने हिंदुस्तान पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही उसकी रिपोर्ट कर देनी थी। वह जानता था कि इस बार उस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले उसकी नौकरी छीनी जाएगी, उसके बाद जवाब तलबी होगी। सबसे बड़ी बात थी कि रोमा होम मिनिस्टर की बेटी थी। इस हकीकत से वह पहले वाकिफ नहीं था। एयरपोर्ट पर रोमा मिल गई होती तो उसे समझाकर माफ़ी मांगकर सारा मामला ठंडा कर लेता, परंतु उस वक्त वह जाने कहाँ चली गई थी। लेकिन यह बात तो वह अपने मन में पक्की कर चुका था कि प्लेन में ही सही रोमा से बात करके वह मामला ख़त्म कर लेगा। तभी उनसे 12 फीट दूर कॉकपिट का स्लाइडिंग डोर खुला और एयर होस्टेस मिस सूर्या के खूबसूरत चेहरे ने भीतर झांका। कुछ चाहिए सर किसी को भी? एक कॉफ़ी, कक्कड़ ने बिना पीछे देखे कहा। आप सर? एयर होस्टेस सूर्या की निगाह म्हात्रे की तरफ गई। म्हात्रे का मन कुछ कहने का नहीं हुआ। नहीं चाहिए मिस सूर्या, तुम मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। थैंक्स। कक्कड़ ने इस बार पीछे देखा। मिस सूर्या वहाँ से चली गई। तुम्हें हुआ क्या है? कक्कड़ ने म्हात्रे को देखा। कुछ नहीं। म्हात्रे के भिजे होंठ हिले। वह विंड शील्ड के पार नजर आ रहे बादलों को देखे जा रहा था, जो शील्ड से टकराकर दाएं बाएं बिखर रहे थे। कुछ हुआ तो जरूर है। सतीश कक्कड़ ने गहरी सांस ली। मत बताओ तो दूसरी बात है। कई पलों की चुप्पी के बाद बोला म्हात्रे। कौशिक कहाँ है? बाहर होगा, आ जाएगा। मैं अभी आया। म्हात्रे ने ईयरफोन और माइक्रोफोन उतारकर खड़े होते हुए कहा। कक्कड़ ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रें डायलों पर थी। अजीत म्हात्रे ने दरवाज़ा खोला और कॉकपिट के बाहर आ गया। वह रोमा से बात करके इस मामले को ख़त्म करना चाहता था। रोमा ने उसकी शिकायत कर दी तो वह वास्तव में मुसीबत में फंस जाएगा। परंतु रोमा को यात्रियों में व्यस्त पाकर म्हात्रे वापस कॉकपिट में लौट आया। सतीश कक्कड़ काफ़ी के घूंट ले रहा था। मिस सूर्या काफ़ी दे गई थी। म्हात्रे ने सीट पर बैठते हुए गहरी सांस ली। उसके मस्तिष्क में रोमा थी और दिल में चिंता। इन्हीं सोचों के बीच उसके हाथों की उंगलियां कई स्विचों पर गईं और विमान ऑटोमेटिक कंट्रोल पर आ रहा था। अब विमान को पायलट की ज़रूरत नहीं थी। वह इसी तरह इसी ऊंचाई पर उड़ता रहेगा जब तक कि उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल हटाकर विमान का कंट्रोल अपने हाथों में न ले लिया जाए। इसके बाद ईयरफोन और माइक्रोफोन लगाकर रोम के
कंट्रोल से रेडियो की रूटीन चेकिंग करने लगा। ऊंचाई 14,000, अजीत म्हात्रे गले में लटकते माइक्रोफोन में कह रहा था। कोर्स 190, ग्राउंड स्पीड 160 नॉट्स, एयर स्पीड 190 नॉट्स, ईटीएम रोम 04.05 पैसिफिक स्टैंडर्ड, ओवर। इसके साथ ही म्हात्रे ने ट्रांसमीटर स्विच ऑफ करके रिसीव स्विच ऑन किया। ईयरफोन से उसके कानों में आवाज़ पड़ी, फ्लाइट 300, दिस इज रोम कंट्रोल। उधर से मिलने वाले संदेशों को म्हात्रे ने लॉन्ग सीट पर नोट कर लिया। सतीश कक्कड़ ने काफ़ी समाप्त करके प्याला एक तरफ रखा और लॉन्ग सीट उठाकर उस पर नज़र मारने लगा। कुछ देर बाद नज़रें उठाकर म्हात्रे को देखा। आगे पहाड़ है और ऊपर कोहरा बहुत है और दूर तक कोहरा है। म्हात्रे ने पुनः कंट्रोल संभाला। नज़रें डायलों पर दौड़ने लगी। कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर बाद म्हात्रे ने सोच भरे स्वर में कहा, सब ठीक है। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं था। कुछ देर पहले ही वह कॉफ़ी पीकर हटा था। प्लेन में बातों की मध्यम सी आवाज़ें गूंज रही थी। बाहर के खराब मौसम का भीतर कोई असर न था। 2 सीटों के पार 3 यात्री अंताक्षरी खेलने लगे थे। 5-7 अन्य यात्री वक्त बिताने की खातिर उनके पास आ पहुंचे थे। प्लेन हाईजैक करने में अभी कई घंटे थे। उसे तब हरकत में आना था जब विमान ने हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करना होना था। लेकिन देवराज चौहान की निगाहों में 2 अहम काम थे। पहला काम यह कि पैंट के नीचे टांगों पर टेप से चिपकी 3 रिवाल्वरों में से 2 को सोहन लाल और रुस्तम राव के हवाले करना। दूसरा काम था कालीदास फुलेरा के बारे में जानना कि वह प्लेन में कहाँ है या उसके आदमी कहाँ हैं। उनकी स्थिति जानना जरूरी था ताकि हरकत में आने से पहले उन लोगों पर काबू पाया जा सके। कहीं ऐसा न हो ठीक मौके पर वह लोग विमान अपहरण का सारा मामला ही बिगाड़ दें। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वह उठने को ही था कि पास बैठी महिला कह उठी, मिस्टर सुरेंद्र पाल, आप मेरा एक काम कर सकते हैं क्या? वह काजोल है ना जिसको लेकर आपने रोम में एड फिल्म की शूटिंग की है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में सिर हिलाया। प्लीज़ आप एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं अपना फोटोग्राफर साथ ही ले आऊँगी। वह मेरी और काजोल की एक साथ 20-25 तस्वीरें उतार लेगा। छोटा सा काम है। मैं आपको अवश्य काजोल से मिलवा दूंगा। देवराज चौहान उसकी बात काटकर मुस्कुराया। सच? हाँ, जब प्लेन लैंड हो तो आप अपना कार्ड मुझे दे दीजिएगा। काजोल से जब भी मेरी मीटिंग तय होगी मैं आपको वक्त और जगह के बारे में खबर कर दूंगा। ओह थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे हैं। कभी घर आइएगा लंच डिनर पर। शुक्रिया। देवराज चौहान मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। आप मेरी बातों से बोर होकर तो नहीं जा रहे? वह औरत कह उठी। जी नहीं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। ओह रियली यू आर गुड मैन। देवराज चौहान ने वहाँ से चलते ही आगे वाली सीट पर बैठे रुस्तम राव के सिर पर उंगली लगाई। रुस्तम राव ने पीछे देखा। देवराज चौहान ने आंखों से पीछे आने का इशारा किया। देवराज चौहान जब 10 कदम आगे बढ़ गया तो रुस्तम राव उठा और देवराज चौहान के पीछे बढ़ गया। उस तरफ बाथरूम थे। देवराज चौहान ने बाथरूम में प्रवेश किया और ठिठक गया। चंद सेकंडों के बाद ही रुस्तम राव ने भीतर प्रवेश किया तो देवराज चौहान ने दरवाज़ा बंद कर लिया। सब ठीक है? रुस्तम राव ने पूछा। देवराज चौहान सहमति से सिर हिलाते हुए नीचे झुका और टांगों से चिपका रखी रिवाल्वरों को टेपों से अलग किया। टेप वहीं फेंकी और एक रिवाल्वर अपनी जेब में डालने के बाद बाकी की 2 रुस्तम राव की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, एक तुम्हारे लिए, सोहन लाल को भेजता हूँ, दूसरी उसे दे देना। रुस्तम राव दोनों रिवाल्वर जेब में डालते हुए देवराज चौहान से बोला, प्लान वही है ना जो तुम बता चुके हो? हाँ। फुलेरा या उसके आदमियों के बारे में कोई खबर नहीं, लेकिन वह प्लेन में अवश्य होंगे और यकीनन प्लेन को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। आते हुए मैंने दाईं तरफ देखा था, वहाँ तो ऐसा कुछ नज़र ना आया। जाते हुए अब बाईं तरफ देखूंगा। अभी हमारे पास बहुत वक्त है। मैं उन लोगों को तलाश कर लूँगा। वह लड़की दिव्या कहाँ है? मैं नहीं जानता उसे और हमें उससे मतलब भी नहीं। वह प्लेन में ही कहीं होगी। देवराज चौहान ने कहा, सोहन लाल को भेजता हूँ, एक रिवाल्वर उसे दे देना। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकला और वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान की नज़रें
वहाँ बैठे लोगों पर भी फिर रही थी। अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि एकाएक उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। रुकते रुकते कदम पुनः आगे बढ़ने लगे थे। उसकी निगाह बांकीलाल राठौर से टकराई थी। नज़र मिलते ही बांकीलाल राठौर ने मूंछ को उंगली लगाई थी। बांकीलाल राठौर और यहाँ इस प्लेन में? देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि बांकीलाल राठौर का यहाँ होना महज इत्तेफाक था या वह किसी फेर में था। नहीं, बांकीलाल राठौर किसी फेर में नहीं हो सकता, क्योंकि वह थापर के लिए काम करता था और थापर अपने काम में इस कदर व्यस्त रहता था कि दूसरे कामों पर ध्यान देने की उसे फुर्सत तक नहीं थी। मतलब कि बांकीलाल राठौर का इस प्लेन में होना सिर्फ इत्तेफाक ही था। देवराज चौहान बांकीलाल राठौर से जाकर मिलता, परंतु रुस्तम राव बाथरूम में सोहन लाल का इंतजार कर रहा था। सोहन लाल को वहां भेजना जरूरी था। देवराज चौहान अपनी सीट के पास पहुंचा और बैठते हुए पीछे बैठे सोहन लाल से उसकी नज़रें मिली तो देवराज चौहान ने आँख के इशारे से उसे बाथरूम की तरफ जाने को कहा। देवराज चौहान के बैठते ही सोहन लाल उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सोहन लाल को देखते ही बांकीलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। यो मामलो तो गड़बड़ लगो। बांकीलाल राठौर बड़बड़ा उठा। पहले म्हारों को देखे देवराज चौहान, फिर वो बापों का बाप छोरा, ये सबको बाप कहतो फिरे, और अब यो गोली वाली सिगरेट पीने वालो ताला तोड़ो सोहन लाल। यो मामलो तो पूरो ही गड़बड़ हो वो। और म्हारे को देखकर देवराज चौहान भी इधर को ना आयो। बांकीलाल राठौर की आंखें सिकुड़ गईं। सोहन लाल रुस्तम राव से रिवाल्वर लेकर कुछ पल के लिए बाथरूम में ही रह गया था। रुस्तम राव बाथरूम से निकला और शांत अंदाज में अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। अभी उसने आधी राहदारी ही पार की थी कि अपने कंधे पर किसी के सख्त हाथ का दबाव पाकर ठिठका और तुरंत पलटा। अगले ही पल बांकीलाल राठौर से उसकी नज़रें मिली। बांकीलाल राठौर ने उसे देखते हुए अपनी मूंछ को उंगली लगाई। का छोरे, टिकटों कटाकर प्लेन में चढ़ो या किसी सूटकेसों में छिपोकर प्लेन में आ घुसो? रुस्तम राव एकाएक बांकीलाल को सामने पाकर हैरान हो उठा था। बाप तुम? उसके होठों से निकला। बांकीलाल राठौर ने बुरा सा मुंह बनाया। छोरे, तू म्हारे को बिन ब्याह का बाप बनाओ और हम पर बदनामी का बोझ ला दो, ये बात तो म्हारे को पसंद नहीं। तू म्हारे को पहले एक बात तो बतायो। क्या? रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभरी। तम प्लेन में का करो हो? सैर करेला है बाप। बांकीलाल राठौर ने मूंछ को उंगली लगाकर रुस्तम राव को घूरा। छोरे, तू म्हारे सामने हवा में उड़ो? सैर करने का मूड होवे तो म्हारे हिंदुस्तान की सड़कों की लंबाई खत्म हो गयो का, जो थारे को प्लेन में घूमने के वास्ते आना पड़ो? रुस्तम राव ने मुस्कुराकर सिर खुजलाया। म्हारे को म्हारी बात का जवाब दे। बाप, आप उनको बात नहीं मालूम। देवराज चौहान बोला। रुस्तम राव, चल तेरे को रोम घुमाकर लाता हूँ। आप उनका क्या जाता है बाप? पासपोर्ट जेब में डाला और चल पड़ा। बांकीलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। तम रोम कबो आयो? 3-4 दिन होएला बाप। रोम में का करो हो? कुछ नहीं किएला बाप। होटल में पड़ा, खाएला पिएला, मस्ती किएला और वापस आएला। देवराज चौहान, रोम में का करो हो? मालूम नहीं। अपन को तो लगेला है कि देवराज चौहान वक्त और पैसा दोनों को बर्बाद किएला है, पर अपन का क्या जाता है? फ्री में रोम का सैर किएला है बाप। बांकीलाल राठौर ने मूंछ को उंगली लगाकर रुस्तम राव को घूरा। तम म्हारे को सच न बोलो अम। तभी उनके पास सोहन लाल आ पहुंचा। ओए खोता ब्रांड, गोली की सिगरेट पियो वाले, थारा ये सूट उधार का होवे का? बांकीलाल राठौर ने सोहन लाल को देखते ही तीखे स्वर में कहा। नहीं, तेरे घर से उठा लाया था। सोहन लाल ने देखते ही तीखे स्वर में कहा। तभी तो मन ने कहूँ कि म्हारे पुराने कपड़ों कहाँ गायब हुए हो? बांकीलाल राठौर ने मुंह बनाया। आंखों वाले अंधे, ये बिल्कुल नया है। अच्छा, मन्ने तो लगो कि यो म्हारी उतारो सूटो होवे, पर थारे को प्लेन में किसनो चढ़ने दयो? तुमको रोको नहीं कि थारे बैठने से प्लेन का सीटो गंदा हो जाओ? क्यों? सोहन लाल ने कड़वे स्वर में कहा। मेरे नीचे। तभी रुस्तम राव आगे बढ़ गया। बांकीलाल राठौर के कुछ कहने से पहले ही सोहन लाल भी आगे बढ़ गया। अनिश्चित से बांकीलाल राठौर 2 पलों तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सिर घुमाकर दूर सीट पर बैठी दिव्या को देखा, जो उसको ही देख रही थी। उसके बाद उसकी निगाहें जगत खन्ना पर गईं।
जो कोने वाली सीट पर बैठा शांत नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसी पल एयर होस्टेस मिस कपिला बांकीलाल राठौर के पास पहुंची। कुछ चाहिए सर? वह मधुर स्वर में बोली। नो। उसे देखते ही बांकीलाल राठौर ने अपनी मूंछ को उंगली लगाई। हम फिट हो गए कहने के साथ ही वह राहदारी में आगे बढ़ता चला गया और फिर देवराज चौहान के सामने जा खड़ा हुआ। उस पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान मुस्कुराया। मैडम, देवराज चौहान ने बगल में बैठी औरत से कहा, यह साहब हमारी कंपनी के स्क्रिप्ट राइटर हैं। प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए इनकी सीट पर जा सकती हैं। हमने अगली स्क्रिप्ट पर डिस्कस करनी है। तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। औरत ने बांकीलाल राठौर को देखा। थारे से बात करने का हमारा भी बहुत मन चाहो मिस्टर सुरेंद्रपाल। औरत अजीब से स्वर में बोली, ये स्क्रिप्ट राइटर हैं? हाँ, हमारी एड फिल्मों की स्क्रिप्ट यही लिखते हैं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। हिंदुस्तान पहुंचते ही हमने फ़ौरन डाबर आंवला हेयर ऑयल की शूटिंग करनी है, इसलिए। जी हाँ, मैं समझ गई। औरत ने जल्दी से कहा और अपना पर्स पकड़कर खड़ी हो गई। फिर बांकीलाल राठौर को देखकर बोली, आपकी सीट किस तरफ है मिस्टर? हमारी सीटों को तम ढूंढो तो तब तक प्लेन हिंदुस्तान पहुँचो जाओ। आओ, हम तारे को अपने सीटों पर बिठा दो। बांकीलाल राठौर की भाषा की वजह से औरत ने उसे अजीब निगाहों से देखा। वह औरत को अपनी सीट पर बिठाकर वापस लौट आया। जगमोहन न देखो, बैठते हुए बांकीलाल राठौर ने कहा। वह प्लेन में नहीं है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तुम सब प्लेन में क्या करो हो? कुछ नहीं, पर म्हारे को तो गड़बड़ लगो। देवराज चौहान ने बांकीलाल राठौर को देखा। कैसी गड़बड़? यो ही तो पता ना चलो। बांकीलाल राठौर देवराज चौहान के चेहरे के भावों को समझने की चेष्टा कर रहा था, परंतु वह चेहरे को पढ़ नहीं पाया। तुम इधर को बैठो, सोहन लाल मारे पीछे और वो खतरनाक छोरा रुस्तम राव थारो आगे। अगर गड़बड़ो ना होवे तो तुम तीनों एक साथ ही बैठो। हमारी बात थारी समझ में आयो ना? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर बांकीलाल राठौर को देखा। तुम प्लेन में कैसे? बांकीलाल राठौर ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। हमारा सीक्रेट काम होवे, थारो को म्हारे से कहा। तुम अपना बोलो, कोई गड़बड़ करो हो प्लेन में? नहीं, बढ़ियो, हम सीट पर चल लो। कहने के साथ ही बांकीलाल राठौर उठा और वापस बढ़ गया। कुछ देर बाद ही वह औरत उसके बगल वाली सीट पर आ बैठी। डिस्कस हो गया मिस्टर सुरेंद्रपाल? औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा। यस। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। जगत खन्ना अपनी बगल में बैठे अपने खास आदमी से बोला। वह मूछों वाला जिससे हम होटल में मिले थे, तब तो वह हमें बेवकूफ़ सा लगा था, लेकिन अब लगता है कि वह कोई हरामी इंसान है। कैसे? जिस तरह वह 2-4 लोगों से मिला है, वहाँ जाकर बैठा है, उससे लगता है कि उसने दिव्या के गिर्द पूरी तरह घेराबंदी कर रखी है कि कोई उस तक न पहुँचने पाए। जगत खन्ना ने दांत भींच कर कहा, वरना गली मोहल्ले वाले इतने लोग तो प्लेन में मिल जाने से रहे कि वह हर किसी से बात करता फिरे। खन्ना का साथी कुछ नहीं बोला, लेकिन यह नहीं जानते कि हमने दिव्या को कुछ कहने की अपेक्षा प्लेन को ही हाईजैक कर लेना है। एयरपोर्ट पर दिव्या की सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है, इसलिए बाद में दिव्या से खजाने का नक्शा नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन वह देवराज चौहान कहीं नज़र नहीं आया। ना ही नज़र आए तो अच्छा है। जगत खन्ना ने चिंता भरे लहजे में कहा। हो सकता है वह प्लेन में ही ना हो, इस मामले से पीछे हट गया हो। हमें हरकत में कब आना है? जब हिंदुस्तान आने वाला होगा तब प्लेन पर कब्जा करके पायलट को मजबूर कर प्लेन को जंगल में बने उस रनवे पर उतारना है जहां फुलेरा साहब इंतजार कर रहे होंगे। उसके साथी ने सिर हिलाया, फिर धीमे स्वर में कह उठा, क्या हम 6 प्लेन को अपने कब्जे में कर लेंगे? आसानी से। जगत खन्ना ने क्रूर स्वर में कहा। हम सबके पास हथियार हैं और आसमान में इतनी ऊंचे जा रहे प्लेन में कोई भी बेवकूफ़ हथियारों का मुकाबला करने की गलती नहीं करेगा। जो करे उसे शूट कर दो। अपने सब आदमियों को एक बार फिर सब कुछ समझा देना। समझा दूंगा। वह खजाना कितना बड़ा है जिसका नक्शा फुलेरा साहब पाना चाहते हैं? यह तो मालूम नहीं कितना बड़ा खजाना है, लेकिन सुनने में आया है कि बड़ा है। थोड़ी बहुत दौलत की बात होती तो फुलेरा साहब प्लेन हाईजैक करने का प्लान नहीं बनाते। यह बात तो है। खन्ना का साथी सिर हिलाकर रह गया।
डिनर सर्व करने में अभी घंटे से ऊपर का वक्त बाकी था। एयरलाइंस को सप्लाई करने वाले कैटरर्स को दिए पैक डिनर स्टोर में पड़े थे। वक्त आने पर जिन्हें प्लेटों में डालकर यात्रियों को सर्व करना था। प्लेन में छोटी सी किंतु खूबसूरत किचन थी, जिसकी इंचार्ज मिस वंदना थी। किसी भी यात्री का ऑर्डर मिलने पर वह जल्दी से सामान तैयार कर देती थी। थकी सी रोमा ने किचन में प्रवेश किया और एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गई। वह शरीर से नहीं, दिमागी तनाव और गुस्से से थकी हुई थी। अजीत म्हात्रे की हरकत और हिम्मत को याद करके वह रह रहकर क्रोध में कांप रही थी। यात्रियों के सामने बेहद कठिनता से वह अपनी मुस्कान को बरकरार रखे हुए थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द प्लेन हिंदुस्तान पहुंचे और वह म्हात्रे के खिलाफ रिपोर्ट करे, लेकिन प्लेन ने तो वक्त पर ही हिंदुस्तान पहुंचना था। क्या बात है रोमा, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? वंदना ने उसे देखते ही कहा। यूं ही बेहतर होगा कि स्लीपिंग बर्थ पर जाकर आराम कर लो। तुम ठीक कहती हो, रोमा ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन यात्रियों को भी तो देखना है। उसकी तुम फिक्र ना करो, ज़रूरत पड़ी तो मैं एक काम करो, रोमा कह उठी। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो यात्रियों से ऑर्डर लेने का काम संभाल लो। मैं किचन संभाल लेती हूँ, इससे मुझे आराम मिलेगा। ठीक है, मैं भी खड़े खड़े बोर हो गई हूँ। वंदना मुस्कुराई। जगह बदल लेना ही ठीक रहेगा। किसी दवा की ज़रूरत हो तो वह सामने रैक में। मैं जानती हूँ, रोमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वंदना किचन से बाहर जाने ही वाली थी कि रोमा कह उठी, यात्रियों को डिनर कब देना है? करीब 1 घंटे बाद। शाकाहारी भोजन है। 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों को सर्व करना है। मतलब कि जिसे खाने में जो 2 चीज़ें पसंद हैं उसकी तुम फिक्र मत करो, सब काम हो जाएगा। तुम आराम करो। किचन का तो अब शायद ही कोई ऑर्डर आए, क्योंकि खाने से पहले सब शांत हो जाते हैं। वंदना ने हंसकर कहा और किचन से बाहर निकल गई। रोमा ने गहरी सांस ली और स्टूल पर बैठे ही बैठे किचन की शेल्फ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। इस वक्त तो उसे यह ड्यूटी किसी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। प्लेन पहाड़ों के ऊपर घने कोहरे में छिपा चीरता आगे बढ़ रहा था। ऊपर से रात का अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम वास्तव में बेहद खराब था। सतीश कक्कड़ ने अजीत म्हात्रे को देखा। अगर पहले मालूम होता कि मौसम इस कदर खराब मिलेगा तो यह ज़रूरी तो नहीं कि मौसम यहाँ खराब हो तो 100-200 मील आगे भी खराब होगा, म्हात्रे ने कहा और उठ खड़ा हुआ। ठीक हो जाएगा। कहाँ चले? अजीत म्हात्रे की आंखों के सामने रोमा का चेहरा नाचा। यूं ही जरा कमर सीधी कराऊं, अजीत म्हात्रे ने शांत स्वर में कहा और पलटकर आगे बढ़ने के पश्चात काकपिट का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होता चला गया। सतीश कक्कड़ ने डायलों पर नज़र मारी, पूरी चेकिंग की। सब ठीक पाकर उसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जहां कुर्सी पर सेकंड असिस्टेंट गोपाल कौशिक बैठा मैगजीन पढ़ने में व्यस्त था। इस हद तक कि शायद उसे म्हात्रे के बाहर जाने का भी पता नहीं चला था। गोपाल, कक्कड़ का स्वर सुनकर गोपाल कौशिक ने सिर उठाया। यहाँ आजा, ज़्यादा कहानियाँ मत पढ़ा कर। गोपाल कौशिक ने उठते हुए मैगजीन कुर्सी पर रखी। म्हात्रे साहब कहाँ गए? आगे बढ़ते हुए गोपाल कौशिक ने पूछा। म्हात्रे? कक्कड़ मुस्कुराया। यहाँ की खुश्क हवा में दिल नहीं लग रहा होगा, बाहर हवा खाने गए हैं। गोपाल कौशिक म्हात्रे वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम सुनाओ, भाभी का क्या हाल है? नाराज है, गोपाल कौशिक मुस्कुराया। क्यों? सप्ताह पहले जब जापान जाने वाली फ्लाइट पर ड्यूटी थी तो बीबी ने जापान से कुछ मंगवाया था, लाना याद नहीं रहा तो खासी नाराज हो गई। सतीश कक्कड़ हंस पड़ा। औरतें होती ही ऐसी हैं, बिना वजह नाराज हो जाती हैं। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है। एक बार तो उसकी नाराजगी दूर करने के लिए फ्लाइट में अपने साथ उसे पेरिस ले जाना पड़ा। रोमा ने आहट पाकर सिर उठाया तो किचन के दरवाजे पर अजीत म्हात्रे को खड़े पाया। म्हात्रे को देखते ही रोमा का चेहरा कठोर हो गया। दांत भींचे वह स्टूल से उठ खड़ी हुई। तुम? मिस रोमा, म्हात्रे ने शांत स्वर में कहा, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। शट अप, गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे प्लीज़। धीमे मिस रोमा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बात कोई और सुने। हमारी बात? कौन सी हमारी बात? रोमा भिजे दांतों से कह उठी। तुम यहाँ से निकल जाओ। किचन में आने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं।
जब जो भी बात होगी वह हिंदुस्तान में प्लेन लैंड करने के बाद होगी। रोमा का स्वर सुलग रहा था। तुमने मुझे समझ क्या रखा? महात्रे ने एक कदम आगे बढ़ाया और भीतर प्रवेश करके किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा बंद करने? मिस रोमा, अजीत महात्रे कह उठा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं शट अप। रोमा दांत भींचे गुर्रा उठी। तुम क्या समझते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या हो? क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? एयर होस्टेज को तुम अपनी जागीर समझते हो? जैसे भी हो, होस्टेज को तुम पीठ के बल लिटाकर ऊपर सवार हो जाना चाहते हो, लेकिन तुम यह बात भूल जाते हो कि जो भी तुम्हारे सामने पीठ के बल लेटती है, जिस पर तुम सवार होते हो, वह तुम्हारे कहने पर पीठ के बल नहीं लेटती। उसकी अपनी ज़रूरत और आदत उसे पीठ के बल लेटने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि तुम सवार होने के लिए मजबूर हो जाते हो। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? अपनी बहन को एयर होस्टेज क्यों नहीं बना देते ताकि? अजीत महात्रे के चेहरे पर भूकंप के भाव उभरे, परंतु फौरन अपने भूकंप को जब्त कर लिया किसी और वक्त के लिए। इस वक्त वह मामला खत्म करना चाहता था। मिस रोमा, अपने पर काबू पाते हुए अजीत महात्रे ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि जो हुआ उसके लिए सॉरी। भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं कभी भी आपके पीछे नहीं जाऊँगा, आपका रास्ता नहीं रोकूंगा। मैं शट अप यू बीमार आदमी, रोमा ने दांत पीसते हुए कहा। बहुत हो गया। कई महीनों से तुम मुझे तंग कर रहे हो और मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। कई बार तुम्हें सख्ती से भी मना किया। अब तुम्हें किसी भी कीमत पर और चांस नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान पहुँचते ही तुम्हारी रिपोर्ट करूँगी। तुम पहले से ही बदनाम हो। मैं देखती हूँ कि आज के बाद तुम कैसे फ्लाइट पर जाते हो। यह तुम्हारी आखिरी फ्लाइट है महात्रे। यह वक्त तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। महात्रे ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। अब आंखों में सख्ती भरी नजर आ रही थी, लेकिन चेहरा शांत था। मैं यह मामला खत्म करना चाहता हूँ, इस हद तक कि तुम मेरी रिपोर्ट न करो। तुम्हारे रिपोर्ट करते ही मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, जो कि मैं नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं अक्ल सिखाए बिना नहीं छोड़ सकती। रोमा गुर्रा उठी। अजीत महात्रे की सहनशक्ति जवाब देने लगी, अपना फैसला बदल लो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं कहती हूँ यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं अभी शोर मचा दूंगी। रोमा का स्वर सुलग रहा था। तुम जैसे मर्दों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं है। महात्रे के चेहरे पर दरिंदगी नाचने लगी। उसके दांत भिज गए, उंगलियां क्रोध से मुट्ठियों की शक्ल में आ गईं। अचानक ही वह खतरनाक लगने लगा था। हरामजादी साली कुतिया, महात्रे के होठों से दहकता स्वर निकला। तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ और तू मेरे सिर पर चढ़ी जा रही है। चाहिए तो यह था कि आते ही तेरे मुंह पर 2 घूंसे लगाता और फिर बात करता, तब तू मेरी बात मानती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कमीनी, तेरे को क्या किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया? महात्रे का खतरनाक रूप देखकर रोमा सहम सी गई। महात्रे पागल सा नजर आ रहा था। यहाँ से निकल, शट अप। अजीत महात्रे पागलों की तरह गुर्रा उठा। तेरे मुंह से आवाज भी निकली तो जुबान बाहर खींच लूंगा। मेरे हाथ जोड़ने को तूने मेरी कमजोरी समझा, तो फिर अब मेरी बहादुरी भी देख ले। मर्द मर्द ही होता है, यही बात अब मैं साबित करने जा रहा हूँ। तू मेरा कैरियर खत्म करने पर आमादा है, कर। एयरपोर्ट पर पहुँचते ही तू मेरे खिलाफ एक्शन लेगी, जबकि तब देखी जाएगी। तब मैं तुझे सारी उम्र याद रखूंगा, लेकिन तू भी मुझे सारी उम्र याद रखेगी। अब जो हाल मैं तेरा करूंगा उसे तू कभी भी नहीं भूल पाएगी, हरामजादी। गुस्से से अजीत महात्रे का पूरा बदन कांप रहा था। महात्रे को इस रूप में देखकर रोमा पर घबराहट हावी होने लगी थी। चल, महात्रे ने बहसी स्वर में कहा, अपनी साड़ी उतार, उसके बाद एक एक करके बाकी के कपड़े उतार और लेट जा पीठ के बल। उसके बाद नहीं, मैं। खबरदार। अजीत महात्रे घायल शेर जैसा लग रहा था। आवाज नहीं, बोलना नहीं, चीखना नहीं, जो मैंने कहा है वही कर, वरना। कहने के साथ ही महात्रे ने किचन की शेल्फ पर पड़ा चाकू उठा लिया, जिसका फल 8 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा था, जो कि बर्गर काटने के काम आता था। महात्रे का चेहरा और हाथ में चाकू देखकर रोमा सिर से पांव तक कांप उठी। प्लीज महात्रे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैं। महात्रे के चेहरे पर कहर के भाव उभरे। मेरी शिकायत नहीं करेगी? नहीं। अब तो तू मेरी हर बात मानेगी। क्यों मानेगी ना? महात्रे गुर्राया। रोमा ने जल्दी से सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है,
उतार कपड़े जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज महात्रे, मैं सुन हरामजादी। महात्रे का पागलपन से भरा चेहरा धधक उठा। अब मुझे किसी तरह के अंजाम की परवाह नहीं है। इस चाकू से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके नीचे फेंक सकता हूँ। तू मुझे बेवकूफ़ समझती है कि मेरी शिकायत नहीं करेगी? तेरे जैसी हरामजादी को मैं अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। जब तूने मनमानी करनी ही है तो फिर मुझे भी अपनी कर लेने दे। पहले तो छाती तान कर जवाब दे रही थी, खोल, अब वही छातियाँ मुझे दिखा। जल्दी कर, मेरे पास वक्त कम है। कोई आ गया तो इस चाकू से तेरा पेट फाड़ कर रख दूंगा। अजीत महात्रे के चेहरे पर वास्तव में कर गुजरने वाले भाव थे। रोमा का शरीर खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। वह प्रार्थना कर रही थी कि कोई आ जाए और वह उस दरिंदे के हाथों से बच जाए, परंतु कोई नहीं आया। चाकू थामे वैसी अंदाज में महात्रे रोमा के पास पहुंचा और एक हाथ से साड़ी का पल्लू नीचे गिराया और खींचते हुए उसकी साड़ी खोलने लगा। रोमा बुत की तरह खड़ी रही, भय और खौफ में सिमटी रही। महात्रे को इतना होश था कि कोई भी आ सकता है, लेकिन रोमा को सबक सिखाने का पागलपन उस पर सवार था। साड़ी उतारने के बाद महात्रे ने चाकू से रोमा का ब्लाउज काटा और चीथड़े चीथड़े करके नीचे गिरा दिया। उसके बाद चाकू पेटीकोट की तरफ बढ़ा और नजरें ब्रा में फंसी जमा छातियों पर जा टिकी थी। रोमा का चेहरा फक पड़ा था, चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रही थी। महात्रे के पागलपन को वह पहचान चुकी थी। ऐसे में इससे पीछे छुड़ाना, खुद को बचाना असंभव था। महात्रे खुद नहीं जानता था कि प्लेन में जो वह कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा। सतीश कक्कड़ ठठाकर हंस पड़ा, फिर आगे झुककर धीमे स्वर में गोपाल कौशिक से कह उठा, ऐसे चुटकुले धीमी आवाज में सुनाया करो, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गोपाल कौशिक भी हंसा। कॉफी चलेगी? कक्कड़ ने पूछा। क्या जरूरत है, कुछ देर बाद डिनर लेंगे। ओके, मैं कॉफी ले आऊं? यहीं से ऑर्डर दे दो, जाने की क्या जरूरत है। टहल भी आऊंगा, जरा महात्रे को भी तो देखूं, अभी तक लौटा नहीं। इतनी देर में तो ताश की बाजी भी खत्म हो जाती। कहने के साथ ही सतीश कक्कड़ उठा और काकपेट से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर छोटा सा डेक पार किया और दाईं तरफ मुड़ गया, जहां 10 कदम पर ही किचन का दरवाजा था। दरवाजे को बंद देखकर उसने होंठ सिकोड़े, क्योंकि किचन का दरवाजा बंद होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। सतीश कक्कड़ ने दरवाजे पर हाथ रखकर धकेला तो वह खुलता चला गया। इससे पहले कि वह भीतर प्रवेश करता, भीतर का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। रोमा बिना कपड़ों के किचन के फर्श पर पीठ के बल लेटी थी और महात्रे पेट के बल। कई पलों के बाद कक्कड़ को होश आया। यह क्या हो रहा है? कक्कड़ के होठों से सख्त स्वर निकला। वह चौखट पर आ खड़ा हुआ। कक्कड़ की आवाज पर महात्रे जैसे होश में आया। रोमा, जो कि लुट चुकी थी, कक्कड़ की आवाज सुनकर उसके बदन में हरकत हुई। प्लीज हेल्प मी, रोमा के होठों से रुंधा स्वर निकला। सतीश कक्कड़ की आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा और भी सख्त हो गया। वह फौरन समझ गया कि यह सब महात्रे की मर्जी से हो रहा है। इसमें रोमा की कोई रजामंदी नहीं। कक्कड़ महात्रे के पागलपन पर हैरान था कि किस जगह पर वह कैसी हरकत कर रहा है। कक्कड़ गुस्से से भरे अंदाज में आगे बढ़ा और महात्रे के सिर के बालों को पकड़कर खींचा। खड़ा हो। नीचे पड़ी रोमा की आंखों में आंसू थे। अजीत महात्रे खड़ा हुआ। खड़ा होते हुए पास ही पड़ा 8 इंच लंबे फल वाला चाकू भी उठा लिया। इस वक्त भी उसके चेहरे पर वैसी भाव छाए हुए थे। वह बाखूबी जानता था कि जो वह गुस्से में कर चुका है उसकी एवज में नौकरी तो गई ही, बल्कि लंबे समय के लिए जेल में भी रहना पड़ेगा। अब उसका कैरियर ही नहीं, जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। सतीश कक्कड़ महात्रे के हाथ में चाकू नहीं देख सका। महात्रे की सुर्ख आंखें कक्कड़ की नजरों से मिली। रोमा जल्दी से उठकर बिखरी पड़ी साड़ी से अपना शरीर ढांपने लगी। किसी तरह उसने रुलाई रोक रखी थी, होठों को कठिनता से बंद कर रखा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। सतीश कक्कड़ दांत पीसकर गुर्रा उठा। महात्रे, औरतों के मामले में तू गिरा हुआ इंसान तो है ही, लेकिन इतना गिरा हुआ है यह मैं नहीं जानता था। अब अपना सोच, क्या होगा तेरा? डिसिप्लिन तोड़ा तूने, बलात्कार का अपराधी तू बन गया, नौकरी गई तेरी, बेइज्जती होगी सो अलग, और कई सालों की जेल। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं तुझे न छोड़ता, लेकिन मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्लेन के हिंदुस्तान पहुंचते ही तेरे को सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। सतीश कक्कड़ ने नफरत भरे स्वर में कहा।
अब तू फ्लाइट को नहीं संभालेगा, कॉकपिट में नहीं आएगा। अब ऐसी स्थिति में मैं तेरे को कॉकपिट में नहीं आने दे सकता, क्योंकि तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। तू तो बर्बाद हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि खुद को बर्बाद पाकर गुस्से में, पागलपन में तू प्लेन को क्रैश करके सब यात्रियों को भी मौत के मुंह में धकेल दे। अजीत म्हात्रे दहकती नजरों से कक्कड़ को देख रहा था। रोमा सिसक रही थी। सतीश कक्कड़ ने भिजे होठों से रोमा से कहा, आप कपड़े चेंज करके रेस्ट बर्थ पर आराम, और अगले पल अपने साथ जैसे भयानकता को भी ले आए थे। जमीन से 4.25 मील ऊपर आसमान में प्लेन के भीतर विक्षिप्त से म्हात्रे ने हाथ में दबा रखे चाकू को पागलों की तरह घुमा दिया। चाकू कक्कड़ की गर्दन को आधा काटता हुआ निकल गया। एक पल में ही कक्कड़ की जान निकल गई। वह दीवार से टकराया और नीचे गिरता चला गया। यह देखकर रोमा ने चीखने के लिए मुंह खोला कि पागलपन के घोड़े पर सवार म्हात्रे ने एक हाथ रोमा के होठों पर रखा और चाकू का पूरा फल रोमा के पेट में घुसेड़ दिया। रोमा की आंखें पीड़ा से फटकर फैलती चली गईं। चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसके दोनों हाथ चाकू पर जा टिके। अजीत म्हात्रे पूरे होश में आ चुका था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या कर डाला है और इसकी क्या सजा है। अगले ही पल म्हात्रे के मस्तिष्क में आया कि यह सब करते उसे किसी ने नहीं देखा। सतीश कक्कड़ ने देखा था, परंतु अब वह जिंदा नहीं रहा। म्हात्रे ने मौत की सी निगाहों से रोमा को देखा। 8 इंच लंबा फल उसके पेट में धंसा हुआ था। उसका चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। वह किसी भी वक्त मर सकती थी। चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान मिट चुके थे, क्योंकि वहां पर अब रोमा के खून से सने दोनों हाथ टिके थे। म्हात्रे को लगा किस्मत उसका साथ दे रही है, वह बच सकता है। म्हात्रे ने दांत भींचकर टेक लगाकर खड़ी रोमा को गर्दन पकड़कर धक्का दिया तो वह बेदम सी नीचे जा गिरी। म्हात्रे ने अपने हाथों को देखा, जहां थोड़ा सा खून लगा था। उसने हाथ धोकर एक तरफ पड़ी अपनी पैंट और जूते जल्दी से पहने। कमीज को अच्छी तरह चेक किया, कहीं भी खून का दाग नहीं था। मुंह पर छींटे मारकर रुमाल से मुंह साफ किया और बालों को कंघी करता हुआ बाहर निकला। सब ठीक था, कोई नजर नहीं आया। अजीत म्हात्रे ने जब कॉकपिट में प्रवेश किया तो बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। कक्कड़ कहाँ गया? म्हात्रे कौशिक के साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। कॉफी पीने गया है, कौशिक ने कहा। सब ठीक है, कोई दिक्कत? अजीत म्हात्रे सुइयों पर नजरें दौड़ाता हुआ बोला। एवरीथिंग इज ओके। वह 10x8 का छोटा सा कमरा था। एक तरफ एक के ऊपर एक 3 स्लीपिंग बर्थ लगे हुए थे कि प्लेन के स्टाफ के किसी व्यक्ति को इमरजेंसी आराम की जरूरत आ पड़े तो वहां लेट सके। बाकी के कमरे में 4 कुर्सियां मौजूद थीं, जिस पर एयर होस्टेज मिस सूर्या, मिस कपिला, मिस सविता और मिस अंजना मौजूद थीं। किचन इंचार्ज वंदना वर्थ के एक कोने में बैठी थी। वह सब बातों में व्यस्त थी। हर 5 मिनट बाद कोई एक प्लेन के यात्रियों को अपना चेहरा दिखा आती थी कि अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो वह बता दे, क्योंकि यात्रियों के पास लगी कॉलबेल का बटन दबाने पर बेल किचन के पास के हिस्से में बजती थी, जिसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। उन्हें वहाँ बैठे करीब आधा घंटा हो चुका था। एकाएक मिस सूर्या कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारती हुई बोली, डिनर का वक्त हो रहा है। सूर्या उठी, तैयारी करने में भी वक्त लग जाएगा, आओ। मैं भी यही सोच रही थी। अंजना भी उठ खड़ी हुई। स्टोर में हम 2 जाकर खाना तैयार करती हैं, सूर्या बोली। तुम बाकी यात्रियों को मीनू बताकर उनसे ऑर्डर ले लो। वह सब उठ खड़ी हुई और एक एक करके बाहर निकलती चली गईं। रोमा किचन में है, वंदना बता रही थी। अंजना बोली, उसकी तबीयत ढीली है, आओ पहले जरा उसका हाल पूछ लें। सूर्या ने सिर हिला दिया। कपिला, सविता और वंदना ऑर्डर लेने के लिए यात्रियों की तरफ चली गई थी। सूर्या और अंजना अभी उस छोटी सी किचन से 4 कदम दूर ही थी कि खुले दरवाजे से भीतर का जो दृश्य नजर आया उससे उनके कदम जड़ होकर रह गए। खौफ से उनकी आंखें फटती चली गईं। सूर्या के होठों से चीख निकलने लगी कि अपनी हथेली मुंह पर रखकर चीख को रोका। अंजना की आंखें फटी हुई थी, जैसे अभी तक उसके होश गुम हों। किचन का मंजर बेहद खौफनाक था। फर्श का रंग बहते लहू ने सुर्ख कर रखा था। उसी सुर्ख खून में सतीश कक्कड़ का गला कटा शरीर पड़ा स्पष्ट नजर आ रहा था और नजर आ रही थी अर्धनग्न रोमा। चमकदार हरे रंग की साड़ी से आधा शरीर ढका हुआ था और आधा नग्न नजर आ रहा था। वह कक्कड़ के ऊपर गिरी हुई थी
और चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। चाकू का पूरा फल पेट में धंसा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत बाकी बची नजर नहीं आ रही थी। दिल को थर्रा देने वाला बीभत्स दृश्य था। अंजना, सूर्या के होठों से दबा दबा सा स्वर निकला। अंजना के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वह खौफ से भरी चीखने को थी कि सूर्या ने जल्दी से उसकी बांह दबाई तो अंजना ने अपना जर्द चेहरा सूर्या की तरफ घुमाया। चीखना मत, सूर्या अपने सूखे होठों पर जीभ फेरती हुई बोली। यह नज़ारा किसी एक भी यात्री ने देख लिया तो फिर प्लेन के यात्रियों को संभालना कठिन हो जाएगा। बाई गॉड, अंजना का पूरा शरीर भय से कांप रहा था। यह किसने किया? यह किसी यात्री की ही हरकत होगी। सूर्या के होश गुम से हो रहे थे। हम सब तो उस रूम में 25 मिनट से थी। इसका मतलब कोई चीखा भी नहीं कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। कक्कड़ की हत्या से यह जाहिर है कि मारने वाला कोई ताकतवर इंसान होगा। अंजना के होठों से कोई बोल नहीं फूट रहा था, लेकिन वह जो कोई भी है पकड़ा जाएगा। सूर्या की घबराहट भरी आवाज में भय का फटापन आ गया था। यात्रियों में से कौन इस तरफ आया, यह बात आसानी से मालूम हो जाएगी। कैप्टन को इस बात की खबर फौरन देनी चाहिए। जो भी आए उसे समझा देना कि जुबान बंद रखे। कहने के साथ ही सूर्या कांपती टांगों से कॉकपिट की तरफ बढ़ गई। अंजना ने घबराकर किचन की तरफ से मुंह घुमा लिया। उसकी कांपती टांगें उसके खड़े होने में साथ ना दे पा रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर दीवार का सहारा ले लिया। कॉकपिट का दरवाजा खोलकर सूर्या ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। गोपाल कौशिक ने पीछे देखा। सूर्या पर निगाह पड़ते ही बोला, मिस सूर्या, अब डिनर की तैयारी चल रही होगी। अजीत महात्रे के सधे हुए हाथ बोर्ड के स्विचों के साथ खेल रहे थे। विंड शील्ड के बाहर प्लेन की रोशनी में बादलों के झुंड और गहरा कोहरा नजर आ रहा था। कैप्टन महात्रे, सूर्या के होठों से फंसा कांपता थर्राता स्वर निकला। महात्रे ने छोटे से लीवर को सेलेक्ट किया और गर्दन घुमाकर सूर्या को देखा। वह जानता था कि सूर्या क्या कहने जा रही है, लेकिन चेहरे पर मासूमियत बिछाए रहा। क्या बात है सूर्या, तुम घबराई सी नजर आ रही हो? महात्रे मुस्कुराया। मेरे ख्याल में कैटरिंग वाले विमान में यात्रियों के लिए डिनर रखना भूल गए होंगे। कौशिक हंसा। सूर्या का चेहरा फक था, होंठ हिल रहे थे। क्या बात है? महात्रे पुनः बोला। कैप्टन, भरपूर कोशिशों के बाद सूर्या कह सकी। किचन रूम में रोमा और कक्कड़ साहब की लाशें पड़ी हैं। किसी ने किचन के चाकू से ही उन दोनों को मार दिया। ओह माय गॉड, महात्रे के होठों से निकला। प्लेन में यह सब? गोपाल कौशिक के होठों से निकला। असंभव। महात्रे फौरन उठते हुए बोला, कौशिक, प्लेन कंट्रोल करो। दिमाग को ठिकाने रखकर कंट्रोल करना। मैं देख कर आता हूँ। यह सब नहीं हो सकता। प्लेन में यह नहीं हो सकता। मैं देख कर आता हूँ। महात्रे जल्दी में बोला और तेज तेज कदम उठाता हुआ कॉकपिट के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता चला गया। सूर्या उसके पीछे थी। अन्य सब एयर होस्टेज ने भी उन लाशों को देख लिया था। अजीब सी सनसनी उनके बीच फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्लेन के किचन में ऐसा हादसा हो सकता है। सब एयर होस्टेज की जान निकली हुई थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि अजीत महात्रे ने किचन के दरवाजे पर जाकर भीतर के दृश्य को देखा, जिसका जन्मदाता वह खुद था। कई पलों तक वह देखता रहा, फिर इस तरह पलटा जैसे यह सब देखना उससे बर्दाश्त न हो पा रहा हो। चेहरे पर दुख की चादर ओढ़ ली। विश्वास नहीं आ रहा कि प्लेन में यह सब हो सकता है। महात्रे ने होठ भींचकर कहा, यह हरकत प्लेन के किसी यात्री की हो सकती है। तुम सब कहाँ थी? हम सब उस वक्त रेस्ट रूम में। शट अप, महात्रे ने दुख भरे स्वर में कहा और वंदना को देखा। रोमा जब कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें रोमा के पास रहना चाहिए। वैसे चाहिए तो ऐसा था कि तुम्हें रोमा को रेस्ट करने भेज देती, लेकिन यह सब हुआ कैसे होगा? कपिला ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। महात्रे ने एक निगाह पुनः किचन पर मारते हुए कहा, मेरे ख्याल में प्लेन के किसी यात्री ने यहाँ आकर रोमा की इज्जत पर हाथ डाला होगा। रोमा के उतरे कपड़े यही बता रहे हैं। महात्रे ने भारी स्वर में कहा। इससे पहले वह सफल हो पाता, कक्कड़ यहाँ आ पहुंचा। वह काफी पीने और टहलने के इरादे से निकला था। महात्रे ने इस तरह कहा जैसे उसे बताकर गया हो, लेकिन यहाँ उसका वास्ता उस इंसान से पड़ गया जो रोमा की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। कक्कड़ बीच में आया होगा कि तभी उस व्यक्ति ने किचन का चाकू उठाकर दोनों को मार दिया। मेरे ख्याल में ऐसा ही हुआ होगा। कोई कुछ नहीं बोला। अजीत महात्रे
सब पर निगाह मारकर कह उठा, हत्यारा जो कोई भी है बच नहीं सकेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त यहाँ की स्थिति न बिगड़े। यात्रियों को इन लाशों के बारे में पता चला तो उनमें दहशत फैल जाएगी, जबकि मैं समझता हूं कि ऐसा होना ठीक नहीं। पल भर के लिए रुककर महात्रे पुनः कह उठा, आप सब अपने पर काबू रखिए, सब काम वैसे ही कीजिए जैसे हो रहे थे। यात्रियों को डिनर सर्व कीजिए। सबसे खास बात कि किसी को भी इस तरफ मत आने दें। अपने ग्रुप के लोगों की लाशों को दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त करना होगा जब तक कि हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच जाते। मैं खबर कर देता हूं ताकि विमान के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पुलिस वाले अपना काम करें और हत्यारे को गिरफ्तार कर सकें। सूर्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब बहुत बुरा हुआ कैप्टन। हौसला रखो। महात्रे अपने चेहरे पर पीड़ा के भाव ले आया। मुझे देखो, मैं इस प्लेन का कप्तान हूँ और खुद पर न चाहते हुए भी काबू रखे हुए हूँ। यह वक्त हमें निकालना है। और तभी अंजना दबे स्वर में चीख उठी, रोमा जिंदा है, मैंने उसे अभी अभी हिलते देखा है। सबकी नजरें किचन की तरफ गईं। अजीत महात्रे का दिल जोरों से धड़का और फिर सबने रोमा के शरीर में हरकत होते देखी। उसके होठों से पीड़ा भरी हल्की सी कराह निकली थी। हाथ अभी भी पेट में धंसे चाकू की मूठ पर था। रोमा जिंदा है, सूर्या खुशी से कांपते स्वर में कह उठी और जल्दी से किचन में प्रवेश करती हुई खून से सने फर्श पर चलकर रोमा के पास पहुंची और एक तरफ से उसे पकड़कर सहारा दिया। रोमा, रोमा। महात्रे की आंखों में बेचैनी की तीव्र लहर उभरी। सूर्या ने जल्दी से निगाह उठाई। दरवाजे के पास ही महात्रे खड़ा था। कैप्टन, सहारा दो, रोमा को खड़ा करो, इसे रेस्ट रूम में ले जाकर लेटाना होगा, उसके बाद देखेंगे कि इसे बचाने में हम क्या कर सकते हैं। रोमा का जिंदा रहना महात्रे के लिए खतरनाक था, लेकिन इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर सब मौजूद थे। सूर्या के कहे मुताबिक रोमा को सहारा देना जरूरी था। वह जल्दी से आगे बढ़ा। एक तरफ से सूर्या और दूसरी तरफ से महात्रे ने सहारा देकर रोमा को खड़ा किया। रोमा के होठों से पीड़ा भरी चीख निकली। उसे खड़ा करते ही रोमा के शरीर से लिपटी साड़ी नीचे सरकने लगी। उसका शरीर नग्न होने लगा, लेकिन कपिला ने फौरन आगे बढ़कर उसकी साड़ी से उसके नंगे बदन को ढांपा। रोमा की हालत ऐसी नहीं थी कि वह चल सके। इसे उठाना होगा कैप्टन। किचन के बाहर खड़ी अंजना कह उठी। महात्रे का बस चलता तो वह जाने क्या कर देता, परंतु इस वक्त कुछ भी करना उसके बस में नहीं था। जवाब में महात्रे ने फौरन सिर हिलाकर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक उसी पल रीमा की कंपकपाती पलकें खुल गईं। चेहरे पर पीड़ा के असहनीय भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह खड़े होने की स्थिति में नजर नहीं आ रही थी। रोमा को होश आ गया। कपिला खुशी से कह उठी, इस वक्त यहाँ डॉक्टर होता तो। तब तक रोमा देख चुकी थी कि महात्रे उसे सहारा दिए हुए है। यह महसूस करते ही रोमा के दिलो दिमाग में महात्रे के प्रति नफरत की लहर ने उछाल मारी। अनजानी सी ताकत एकाएक उसमें जाने कहां से आ गई। पीड़ा को जहर की तरह पीते हुए चाकू की मूठ पर टिकी हथेली पर बची खुची पूरी शक्ति लगाई और चाकू को पेट से बाहर की तरफ खींचा। एक ही झटके में पेट में धंसा चाकू बाहर आ गया। पेट के जख्म से तेजी से खून बहने लगा। रोमा के हाथ में थमा सुर्ख चाकू इस वक्त किसी प्रेत से कम नहीं लग रहा था। उसकी पूरी हथेली खून में डूबी हुई थी। रोमा की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। 2 पल के लिए उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे पीड़ा उसे कभी हुई ही ना हो। हर कोई स्तब्ध था, रोमा को देख रहा था। रोमा की हरकत पर महात्रे खुद हक्का बक्का था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रोमा का चाकू वाला हाथ उठा और उसे सहारा दिए महात्रे की छाती पर ठीक उस जगह जा धंसा जहां उसका दिल धड़क रहा था। महात्रे के होठों से घुटी घुटी अविश्वास से भरी चीख निकली और रोमा को छोड़ते हुए तड़प कर उसने अपनी छाती थामी कि नीचे पड़ी कक्कड़ की लाश से उसका पांव उलझा तो खुद को न संभाल पाने की वजह से नीचे गिरा, लेकिन छाती के बल। सबसे पहले चाकू की मूठ फर्श से टकराई और पूरा का पूरा चाकू उसके दिल को काटता हुआ शरीर में धंसता चला गया। महात्रे के शरीर को मौत का आखिरी तीव्र झटका लगा और वह शांत पड़ता चला गया। बहुत ही भयानक मंजर वहां नजर आने लगा था। किसी को काटो तो खून नहीं, सबका यह हाल हो रहा था। सूर्या ने अगर रोमा को संभाल न लिया होता तो चाकू का वार महात्रे पर करने के साथ ही वह नीचे गिर जाती, जबकि रोमा की हरकत पर सूर्या भी स्तब्ध सी रह गई थी। यह तूने क्या किया रोमा? सूर्या के होठों से फटा फटा स्वर निकला। इसने रोमा के होठों से टूटता स्वर निकला। मुझे मारा, मेरी इज्जत।
कक्कड़ को भी इसने मारा। मैं इसके साथ ही रोमा का मृत शरीर सूर्या के हाथों से फिसलकर नीचे जा गिरा था। वहां माहौल ही ऐसा हो गया था कि हर कोई खौफ के दायरे में सिमटा सा नजर आ रहा था। रोमा का, कक्कड़ का हत्यारा अजीत म्हात्रे खुद प्लेन का कप्तान ही था। विमान कर्मचारियों के लिए यह खबर उन्हें हक्के बक्के होने के अंतिम छोर तक पहुंचा चुकी थी। सेकंड असिस्टेंट गोपाल कौशिक कॉकपिट में अकेला ही था। पूरे कंट्रोल को वह चेक कर चुका था, सब ठीक था। इस वक्त वह डायलों पर हरकत करती सुइयों पर नजर मार रहा था। इस सारे काम से फारिग होकर कौशिक ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। रात के 9 बज रहे थे। मन ही मन कौशिक बेचैनी से भरा पड़ा था कि प्लेन के भीतर ऐसा खतरनाक काम कैसे हो सकता है। होस्टेज रोमा और कक्कड़ की हत्या, उसे जरा भी विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा कभी उसने पहले नहीं सुना था कि प्लेन में किसी का खून हो गया हो। चिंता से भरी गहरी सांस लेकर गोपाल कौशिक ने प्लेन की दिशा चेक की, फिर छोटे से लीवर और बटनों को सेलेक्ट करने लगा। नजरें सामने लगे मीटरों पर दौड़ रही थी। तभी कॉकपिट का दरवाजा खोलकर सूर्या और वंदना ने भीतर प्रवेश किया। कौशिक ने एक निगाह उनके घबराहट भरे चेहरों पर मारी, फिर अपने काम में व्यस्त होता हुआ गंभीर स्वर में बोला, क्या हुआ था? कक्कड़ और रोमा की हत्या किसने की थी? कैप्टन म्हात्रे ने। वंदना के होठों से कांपता स्वर निकला। बटनों पर चलता कौशिक का हाथ लड़खड़ा सा गया। एकाएक प्लेन को जबरदस्त झटका लगा। सूर्या और वंदना लड़खड़ाकर गिरने को हुई कि फौरन विमान संभल गया। वह भी संभल गई। गोपाल कौशिक ने गर्दन घुमाकर पुनः उन दोनों को देखा। कौशिक के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। आंखों में अविश्वास के भाव थे। क्या कह रही हो? हाँ, कैप्टन म्हात्रे ने कक्कड़ और रोमा की हत्या की। वजह क्या रही होगी हमें नहीं मालूम, सूर्या ने दुखी और व्याकुल स्वर में कहा। लेकिन रोमा आखिरी वक्त तक मरी नहीं थी। उसकी सांसें चलती पाकर उसे सहारा देकर उठाना चाहा। म्हात्रे भी उसे सहारा दे रहा था, लेकिन तभी जैसे रोमा को पूरी तरह होश आ गया, उसने अपने पेट में धंसा चाकू निकाला और सहारा दे रहे म्हात्रे की छाती में घोंप दिया। ओह नो! कौशिक के चेहरे पर सिहरन सी दौड़ती चली गई। तब रोमा ने बताया कि उसे और कक्कड़ को म्हात्रे ने ही मारा था। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी हो रही है विमान में। कौशिक के होठों से फटा फटा सा स्वर निकला। 2 पलों के लिए वहां चुप्पी रही। लाशें कहाँ हैं? विमान के किचन में। दरवाजा बंद कर दिया गया है ताकि गलती से कहीं कोई यात्री आकर वहां का मंजर न देख ले। ऐसे में यात्रियों को संभालना कठिन हो जाएगा। वंदना ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। कौशिक को ध्यान आया कि यह सारा खून खराबा तब हुआ होगा जब म्हात्रे पहले से ही कॉकपिट से बाहर था और कक्कड़ कॉफी पीने और टहलने के इरादे से बाहर गया था। उसके बाद म्हात्रे कुछ देर में लौट आया था, लेकिन कक्कड़ नहीं लौटा था। इसका मतलब म्हात्रे तब कक्कड़ और रोमा का खून करके आया था। कौशिक ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने आंखें खोली और प्लेन को ऑटोमेटिक पायलट के हवाले करने के बाद उठ खड़ा हुआ और दोनों को देखकर बोला, मैं किचन में नजर मारना चाहता हूँ। क्या जरूरत? कौशिक बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और कॉकपिट का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। गोपाल कौशिक का चेहरा फक पड़ा हुआ था। वह वापस कॉकपिट में पहुंचा और कुर्सी पर बैठ गया। अपनी टांगों में उसे हल्का हल्का कंपन महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्लेन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ सपना है। अभी सब ठीक हो जाएगा। सूर्या और वंदना उसके साथ गई थी और साथ ही वापस आई थी। मिस्टर कौशिक, सूर्या ने गंभीर और फीके स्वर में कहा, अब आप सारी स्थिति समझ गए होंगे। इस वक्त आप ही प्लेन के कैप्टन हैं और सब कुछ संभालते हुए आपको ही प्लेन लैंड करना होगा। कौशिक कुछ नहीं बोला। आप ठीक तरह से प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं? वंदना ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, कौशिक के होठों से सूखा सा स्वर निकला। मैं सब संभाल लूंगा। आप अपने आप को भी संभालिए मिस्टर कौशिक। अगर आप तनाव में रहेंगे तो आपकी जरा सी भी गलती 162 यात्रियों की जान ले सकती है। वंदना पुनः बोली। ऐसा नहीं होगा, कौशिक ने थके स्वर में कहा। सब ठीक रहेगा। मैं आपके लिए डिनर मन नहीं है। ठीक है, बाद में सही, हम यात्रियों को डिनर सर्व कर दें। वंदना पुनः बोली। आप कहें तो मैं कॉकपिट में ही रहूं?
सूर्या बोली, मेरी जरूरत? जब जरूरत होगी बुला लूंगा, कौशिक ने भारी स्वर में कहा। मुझे अभी कंट्रोल रूम को प्लेन में हुए खून खराबे की खबर देनी है। सूर्या और वंदना बाहर निकल गईं। कौशिक ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर दुख घिरा पड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो गया है, क्यों हो गया है। सोचते सोचते कौशिक इसी नतीजे पर पहुंचा कि अजीत महात्रे से ही गड़बड़ शुरू हुई होगी। शायद उसने रोमा को कुछ कहा होगा जिससे कि बात बढ़ गई होगी। कौशिक आंखें खोलकर खुद को व्यस्त करने की चेष्टा करने लगा। वह इन बातों से अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ्लाइट अब उसके हवाले थी। उसने ठीक ठाक ढंग से सबको सुरक्षित जमीन पर उतारना था, प्लेन को ठीक तरह से लैंड कराना था। महात्रे और कक्कड़ की तरह वह एक्सपर्ट पायलट नहीं था। अभी वह ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि विशाल एयरपोर्ट पर आसानी से प्लेन उतार लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौशिक ने हेडसेट संभाला और प्लेन में हुए खून खराबे की सूचना नीचे देने की तैयारी करने में व्यस्त हो गया। विमान की सारी एयर होस्टेज यात्रियों से ऑर्डर लेकर उनकी मनपसंद का डिनर सर्व करने में व्यस्त थीं। सबके चेहरों पर प्यार भरी मीठी मुस्कान बिखरी पड़ी थी। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्लेन में इतना बड़ा खून खराबा हुआ है कि एक होस्टेज और 2 पायलट का खून हो चुका है। डिनर से पहले ऑर्डर पर कई यात्रियों को विस्की सर्व की गई और डिनर के बाद कई यात्रियों ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कुछ गप्पे मार रहे थे तो कुछ आंखें बंद किए नींद लेने की कोशिश में थे, तो कुछ पत्रिकाओं में व्यस्त हुए पड़े थे। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा तो बगल में बैठी औरत कह उठी, सुरेंद्र पाल जी, मुझे जरा भूलने की आदत है। आप एड्रेस फ़ोन नंबर का कार्ड ले लीजिए, कहीं बाद में मैं देना भूल न जाऊं। उस औरत ने अपना पर्स खोलते हुए कहा, दरअसल मैं काजोल से मिलने का चांस छोड़ना नहीं चाहती। काजोल के साथ मेरी तस्वीरें मेरे घर पर लगी होंगी तो किट्टी पार्टी के वक्त मेरी शान में 4 चांद लग जाएंगे। तब काजोल के साथ होने के 2-4 किस्से उन्हें यूं ही सुना दूंगी कि मेरी सब सहेलियां मेरे आसपास घूमा करेंगी कि मैं उन्हें काजोल से मिलवा दूं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर औरत को देखा। औरत ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया तो देवराज चौहान ने कार्ड लेकर जेब में डाल लिया। आपने कार्ड देखा नहीं? मेरा नाम तो अब तो कार्ड मेरे पास है मैडम। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मुस्कुराकर कहा, फुर्सत में देख लूँगा, भूलिएगा नहीं। आपको कैसे भूल सकता हूँ? ओह, आप कितने अच्छे हैं सुरेंद्र पाल जी। कॉफ़ी के बाद देवराज चौहान बाथरूम के बहाने एक बार उठना चाहता था ताकि यह जान सके कि विमान में फुलेरा या उसके आदमी हैं भी या नहीं। तभी बांकीलाल राठौर उसके पास आ पहुंचा। सुरेंद्र पाल जी, औरत फौरन कह उठी, आपके स्क्रिप्ट राइटर, आप बातें कीजिए इनके साथ, तब तक मैं इनकी सीट पर बैठ जाती हूँ। कहने के साथ ही वह उठी और बांकीलाल राठौर की सीट की तरफ बढ़ गई। बांकीलाल राठौर देवराज चौहान की बगल में बैठ गया। अब क्या है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। वही वाली बात होवे। बांकीलाल राठौर ने देवराज चौहान को घूरा। क्या? म्हारे को यो जानना है कि तम वो हरामी छोरा और सोहनलाल इस विमान में क्या करो हो? बोला तो कुछ खास नहीं। देवराज चौहान, हमने भी बोला कि घर कुछ खासो नहीं तो तम तीनों अलग अलग काय को बैठे हो। इसी से साफ लगो कि थारी तरफ से गड़बड़ हो वो। बांकीलाल राठौर ने अपने शब्दों पर जोर दिया। देवराज चौहान ने बांकीलाल राठौर को देखा, फिर सिगरेट सुलगाई। अगर कुछ हो भी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। म्हारे को तभी दिक्कतों होवे जब थारी टांग म्हारे काम में फंसो। म्हारे काम में थारी टांग ना फंसो तो म्हारे को का जो थारी मर्जी में आवे वो करो। मैं प्लेन हाईजैक करने जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा, और इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बांकीलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी, मूंछ को उंगली लगाई। थारा मतलब होवे कि तू विमान का अपहरण करे? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। क्यों? किसी पार्टी से सौदा हुआ है 50 करोड़ में, और कुछ पूछना है? और वो थारी पार्टी विमान का अपहरण क्यों करावे? मालूम नहीं। म्हारे को मालूम होवे कि तू जब सारा मामला न जानो तब तक काम न करो,
बांकेलाल राठौर की आंखें अभी तक सिकुड़ी हुई थी। म्हारे को सचो बताने में थारा का जावे। मन ने थारी बाह नहीं पकड़ लेनी कि तम विमान का अपहरण न करो। म्हारे को क्या बता बीचों में का बात होवे। देवराज चौहान ने कस लिया। इस प्लेन में दिव्या नाम की लड़की सफर कर रही है। उसके पास किसी खजाने का नक्शा है। पार्टी उस नक्शे को पाना चाहती है, लेकिन मेरा काम तो विमान का अपहरण करके किसी खास जगह ले जाना है। बांकेलाल राठौर के चेहरे पर कठोरता उभर आई। कौन होवे वो पार्टी, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पहले हमारी बातों सुन देवराज चौहान, बांकेलाल राठौर ने मूंछ को उंगली लगाकर सख्त स्वर में कहते हुए अपनी कमीज के खास हिस्से को थपथपाया। वो नक्शो हमारे पास होवे और वो दिव्या हमारी दूर के रिश्तों की बहन लागे। दिव्या के वास्ते ही हम इस प्लेन में होवे। आ भाई थारी अकल में बात। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर बांकेलाल राठौर को देखा। म्हारे को मत देख, हम सचो कहो। तम लोगों को देखकर म्हारे को पहले ही ये बात खटको हो। एब थारे को चाहे कि विमान अपहरण का ख्याल छोड़ दयो। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नाच उठी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता बांके। काय को मैंने पार्टी को जुबान दी है, और थारा मतलब कि थारे दिलों में हमारी बहना का कोई ख्याल ना होवे। बांकेलाल राठौर के दांत भिज गए। तुम्हारी बहन मेरी बहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन प्लेन हाईजैक करने का मैंने जो काम हाथ में लिया है वह तो पूरा करके ही रहूंगा। लेकिन इतनी गारंटी है कि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ, म्हारे को थारी गारंटी की जरूरत ना होवे। बांकेलाल राठौर दांत भींचकर गुर्रा उठा। म्हारे होते हुए जो म्हारी बहना की तरफ आंख भी करो, हम उसो की आंख बढ़ देवें। तम तो म्हारे को जानो हो। बाकी तुम, देवराज चौहान ने कहना चाहा। म्हारी बात सुन, सिर्फ म्हारी। बांकेलाल राठौर के दांत भिचे हुए थे। एक बार मोना चौधरी के खिलाफ थारा दिलों से साथ दियो, क्योंकि म्हारे को थापर साहब बोलो ऐसा करने को। पण अब तू म्हारे रास्ते में आयो तो हम थारे को बढ़कर रख दयो। म्हारे को बांकेलाल राठौर कहो, बीकानेर वालों, और गुरदासपुर का पानी पियो हमने। थारा तो बांके, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, कोई फायदा नहीं। कुछ ही देर में मैं इस विमान का अपहरण करने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब मारी बात भी अपनी खोपड़ी में भर लो देवराज चौहान। बांकेलाल राठौर का स्वर सपाट हो उठा। हम जबों तक इस विमान में होवे, इस विमान का अपहरण कोई न कर सकतो। नाक की तरफ फुफकारते हुए बांकेलाल राठौर उठा और तेजी से अपनी सीट की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर सीट की पुश्त से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। प्लेन हाईजैक के काम को वह हाथ में ले चुका था, हाँ कह चुका था। अब पीछे हट पाना उसके लिए आसान नहीं था, और बांकेलाल राठौर अपनी जगह ठीक था कि प्लेन हाईजैक से उसकी बहन को नुकसान ही नुकसान था। देवराज चौहान बाथरूम की तरफ गया तो उसने जगत खन्ना को देख लिया। उसे देखते ही वह सतर्क हो गया। स्पष्ट था कि जगत खन्ना कुछ करने के इरादे से ही प्लेन में था, और देवराज चौहान उसका इरादा जानता था कि वह भी प्लेन हाईजैक करने का ख्वाहिशमंद था। बाथरूम में देवराज चौहान पहुंचा ही था कि पीछे पीछे रुस्तम राव आ पहुंचा। बाप, सब ठीक होएला? मेरे को लगा बांके का आवाज़ तीखा होएला, रुस्तम राव बोला। देवराज चौहान ने गंभीर निगाह रुस्तम राव पर डाली। बहुत भारी उलझन आ खड़ी हुई है। अपन को बोल बाप, सब ठीक कर देगा। देवराज चौहान कई पलों तक खामोश रहा। मैंने बांके को बताया कि मैं प्लेन हाईजैक कर रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। जिसने मुझे विमान का अपहरण करने को कहा है वह इसी प्लेन में सवार किसी युवती से खजाने को हासिल करना चाहता है। इस पर बांकेलाल ने कहा कि दिव्या उसकी मुंहबोली बहन है और नक्शा उसके पास है। उसने मुझे विमान अपहरण के लिए मना किया है और अब मेरा रोक पाना संभव नहीं। रुस्तम राव के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। बाप, ये तो गड़बड़ होइला। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। बाप, वैसे तो अपन सब मामला ठीक कर देता अगर सामने बांके ना होइला तो। उसका बुरा करेगा तो ठीक नहीं रहेला, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी के मामले में वो हमारी साइड लिएला था, लेकिन हम पीछे भी नहीं हट सकते। यह गलत होगा, देवराज चौहान ने कहा। और यह भी गलत होगा कि हमारे कारण बांके या उसकी बहन किसी मुसीबत में पड़े।
रुस्तम राव कुछ नहीं कह सका। प्लेन हाईजैक तो हर हाल में किया जाएगा, देवराज चौहान ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। साथ ही हर वक्त हमारी यही कोशिश होगी कि बांके और उसकी बहन को कोई नुकसान न पहुंचे। पण बाप, हरकत में कब? देवराज चौहान ने घड़ी देखी, फिर बोला, 2 घंटे बाद विमान हिंदुस्तान की सीमा के करीब होगा, तब हमें हर हाल में विमान पर कब्जा करना होगा। विमान के किचन का दरवाजा बाहर से बंद करके चिटकनी लगा रखी थी। भीतर 3-3 लाशें थी और उस खौफनाक मंजर को कोई भी एयर होस्टेज नहीं देखना चाहती थी। होठों पर मुस्कान लिए जरूरत पड़ने पर वह यात्रियों की जरूरतें पूरी कर रही थी, जबकि मन में भय नाच रहा था। विमान में जो खूनी घटना घटी थी, यह सब कभी पहले देखने सुनने में नहीं आया था। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, रोमा, महात्रे और कक्कड़ की ही बातें होने लगती। यह सब क्यों हुआ? मरने से पहले रोमा बता ही चुकी थी। आतंक में घिरी, दिल पर पत्थर रखे सारी एयर होस्टेज प्लेन के हिंदुस्तान लैंड होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सूर्या ने कॉकपिट में प्रवेश किया। सेकंड असिस्टेंट गोपाल कौशिक सावधानी से फ्लाइट संभाले हुए था। कुछ खाने को लाऊं? इच्छा नहीं है, कौशिक ने धीमे स्वर में कहा। कुछ तो ले लो, कॉफ़ी चल जाएगी। सूर्या ने इंटरकॉम पर कॉकपिट में कॉफ़ी लाने को कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सूर्या ने फीके स्वर में पूछा। हाँ, प्लेन लैंड करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्षणिक चुप्पी के बाद गोपाल कौशिक ने सिर हिलाकर कहा। अकेले नहीं किया, साथ में कैप्टन अवश्य होता था और मुख्य काम वही संभालता था। इतने बड़े प्लेन को मुझ जैसे ट्रेनर के लिए लैंड करना आसान काम नहीं है, कहीं भी गलती हो सकती है। लेकिन कौशिक के होठों पर विश्वास भरी मुस्कान उभरी। कोई गलती नहीं होगी, मुझे यकीन है कि मैं सफल रहूंगा। सूर्या कुछ न कह सकी। एयरपोर्ट पर खबर दे दी कि? हाँ, बता दिया। विमान में जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर वे लोग भी स्तब्ध रह गए। मेरी बात पर उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। कहते हुए गोपाल कौशिक ने गहरी सांस ली। सच पूछो तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, यहाँ जो भी घटा है सब कुछ महात्रे की वजह से हुआ। सूर्या की आवाज़ में गुस्सा आ गया। उसे याद रखना चाहिए था कि इस वक्त हम फ्लाइट पर हैं और वह प्लेन का कैप्टन है। उसे रोमा की इज्जत पर हाथ नहीं। पागल हो गया होगा महात्रे, कौशिक उखड़े स्वर में कह उठा। लेकिन उस वक्त कक्कड़ को अपने पर काबू रखना चाहिए था। वक्ती तौर पर महात्रे को रोमा से अलग कर देता, बाकी बातों का फैसला तो बाद में भी हो सकता था। लेकिन कक्कड़ महात्रे से हाथापाई पर उतर आया होगा और होते होते खून खराबा होता चला गया होगा। तभी कपिला कौशिक के लिए कॉफ़ी ले आई। किसी काम में मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो कह देना, सूर्या ने कहा। कौशिक कपिला से कॉफ़ी लेकर बोर्ड पर रखे डायलों और नाब पर नजरें दौड़ाते घूंट भरने के बाद बोला, अभी तो नहीं, हो सकता है लैंडिंग के वक्त जरूरत पड़े। कहने के साथ ही कौशिक ने गहरी सांस ली। प्लेन के यात्री जो कि अभी तक विमान स्टाफ की मुसीबतों और खून खराबे से पूरी तरह अनजान थे, तब एकाएक वहां हड़बड़ा उठे जब जगत खन्ना अपने 5 साथियों के साथ सबको नजर आने लगा। सब अलग अलग जगहों पर फैल गए थे। सबके हाथों में रिवाल्वरें थी और उनके चेहरे कपड़ों से ढक चुके थे। जगत खन्ना पैसेंजर डेक पर पहुंचकर रिवाल्वर वाला हाथ ऊपर करते हुए चिल्लाया, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यह प्लेन अब हमारे कब्जे में है। देवराज चौहान के मस्तिष्क को झटका लगा। क्या? एक बूढ़ा चीख कर कह उठा, तुम प्लेन पर कब्जा कैसे कर सकता है? यह प्लेन तो हवा में है। चुपचाप अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाओ। हम प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं, जगत खन्ना पुनः चिल्लाया। तुम इस प्लेन को हाईजैक नहीं कर सकते, बूढ़ा फिर चिल्लाया, क्योंकि मैं इस बूढ़े को संभालो, खन्ना ने गुर्राकर अपने आदमी से कहा। फिर दूसरे को साथ आने का इशारा करते हुए पलटकर फ्लाइट डेक पर आगे बढ़ गया। सामने डोर नजर आ रहा था। उसके डोर तक पहुंचने से पहले ही वह दरवाजा खुला और एयर होस्टेज सविता बाहर निकली। परंतु खन्ना के चेहरे पर कपड़ा और हाथों में रिवाल्वर देखकर भय से वह चीखने को हुई कि खन्ना का रिवाल्वर उसकी पेट से सड़ गया। सविता का मुंह भय से बंद हो गया। तभी पीछे से जगत खन्ना का साथी वहां पहुंचा। सब एयर होस्टेज को इकट्ठी करके इस फ्लाइट डेक पर बिठा लो, खतरनाक स्वर में कहते हुए जगत खन्ना ने फ्लाइट डेक का दरवाजा खोला
और भीतर प्रवेश कर गया। नीचे बैठ जाओ, खन्ना का साथी सविता को रिवॉल्वर दिखाकर गुर्राया। सविता फौरन नीचे बैठ गई। एकाएक यह सब हो जाने की वजह से हर कोई स्तब्ध था। वह सविता के पास ही खड़े दूसरे साथी से बोला, तुम एयर होस्टेज को बुलाने के लिए बेल का स्विच दबाओ। उसके साथी ने ऐसा ही किया। 2 पलों बाद ही दरवाजा खोलकर फ्लाइट डेक पर सूर्या पहुंची तो वह भी रिवॉल्वर के निशाने पर आ गई। उसके बाद कपिला, अंजना और वंदना को भी इसी तरह रिवॉल्वर के दबाव में बंदी बनाकर फ्लाइट डेक पर ही बिठा लिया गया। बाकी के 4 ऐसी चुनिंदा दिशाओं में खड़े थे कि ठीक प्रकार से यात्रियों पर नजर रख सकें कि कोई हरकत करने की चेष्टा करे तो फौरन नजर में आ जाएं। हर कोई खौफ और भय से भरे चेहरों से एक दूसरे को देखने का प्रयत्न कर रहा था। पैना सन्नाटा वहां छा चुका था। देवराज चौहान की आंखों में शक्ति उभरी पड़ी थी। जगत खन्ना वक्त से पहले हरकत में आ गया था ताकि वह पहले ही प्लेन पर कब्जा जमा ले और बाद में वह या कोई और अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। देवराज चौहान बगल में बैठी औरत को देखकर धीरे से बोला, आपके पास पेन है मैडम? सहमी सी औरत ने जल्दी से बैग में से पेन निकालकर उसे दिया। देवराज चौहान ने जेब से उस औरत का दिया कार्ड निकाला और उसके पीछे कुछ लिखा। फिर आगे वाली सीट की पुस्त की तरफ देखा जिसके पार रुस्तम राव बैठा था। देवराज चौहान सीट पर सीधा हुआ और दूसरे ही पल फुर्ती के साथ सीट की पुस्त से वह कार्ड उस पार फेंक दिया जो कि रुस्तम राव की गोदी में जा गिरा। यह क्या किया? औरत फुसफुसा उठी, वह मेरा कार्ड था, मैंने काजोल से मिलना। एक कार्ड और देना मैडम। देवराज चौहान धीमे स्वर में कह उठा। औरत ने एक कार्ड और दिया और देवराज चौहान ने उस पर भी कुछ लिखा, लेकिन अब दिक्कत थी इसे सोहनलाल तक कैसे पहुंचाए। और कोई रास्ता न पाकर कार्ड थामे देवराज चौहान ने बालों पर हाथ फेरा और कार्ड पीछे की तरफ गिरा दिया। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि कार्ड सोहनलाल की निगाहों में आ गया होगा और वह उसे उठा भी लेगा। मिस्टर सुरेंद्र पाल, औरत दबे स्वर में कह उठी, आपने मेरा दूसरा कार्ड भी फेंक दिया। वापस आ जाएगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? आपका कार्ड? औरत कुछ कहने को हुई कि खामोश होकर ठिठक कर पुनः बोली, मेरा पेन? देवराज चौहान ने हाथ में थमा पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी पैनी निगाह प्लेन में रिवॉल्वरों सहित खड़े जगत खन्ना के 5 आदमियों पर फिर रही थी। यह लोग क्या चाहते हैं? औरत ने पूछा। प्लेन हाईजैक कर रहे हैं। क्यों? इन्हीं से पूछ लीजिए। औरत ने फिर कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने दूसरी बगल में बैठे युवक को देखा जो बेहद आराम की मुद्रा में सीट से सिर टिकाए बैठा था। उसके चेहरे पर किसी तरह की चिंता, तनाव या उत्सुकता नहीं थी। हर इंसान अपनी आदत का मालिक था। कोई बिना बात पर चिंता करने लगता था तो कोई चिंता वाली बात पर भी चिंता नहीं करता था। रुस्तम राव ने सावधानी से टांगों पर पड़ा कार्ड उठाया, उसे देखा, उसके बाद उसे पलटकर देखा जहां देवराज चौहान ने लिखा था, प्लेन हिंदुस्तान की सीमा में आधे घंटे बाद प्रवेश करेगा। हमारे पास आधा घंटा बाकी है। ठीक 20 मिनट बाद हम हरकत में आएंगे और इन 5 को शूट करके उसके बाद काकपिट में गए जगत खन्ना को शूट करेंगे। यह सब कालीदास फुलेरा के आदमी हैं। जो कार्ड सोहनलाल को मिला था उसके पीछे भी यही शब्द लिखे थे, मतलब कि अब उन्हें 20 मिनट बाद हरकत में आना था। हर तरफ का ठीक तरह से जायजा लेने के बाद बांकीलाल राठौर अपनी सीट से उठा तो चंद कदमों के फासले पर रिवॉल्वर थामे व्यक्ति खतरनाक स्वर में गुर्रा उठा, बैठ जा। बांकीलाल राठौर ने उसे देखा। उसने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। क्यों? बांकीलाल राठौर ने उसे घूरते हुए मूंछ को उंगली लगाई। मारे को मूत आयो, हम कहाँ बाथरूम में जाकर मारो? थारे को भी आयो तो तम भी मारे साथ चल लो। दोनों साथों साथों ही मारे, चल लो कम हमारे साथ हो। 2 पल के लिए वहां खामोशी छा गई। कई यात्रियों की नजरें उनकी तरफ उठी। ठीक है, जा। मुंह पर कपड़ा लपेटे वह व्यक्ति पुनः खतरनाक स्वर में कह उठा, जल्दी वापस आ। जल्दी ही आयो, म्हारे को वहां अखबार पढ़ने का ना हो वो। कहते हुए बांकीलाल राठौर ने मूंछ को उंगली लगाई और आगे बढ़कर राहदारी में पहुंचा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बांकीलाल राठौर जगत खन्ना को पहचान चुका था और समझ चुका था कि यह लोग उसी नक्शे को पाने के लिए
विमान का अपहरण कर रहे हैं। बांकीलाल राठौर किसी भी कीमत पर इन लोगों द्वारा विमान अपहरण को कामयाब नहीं होने देना चाहता था। साथ ही वह यह भी जानता था कि देवराज चौहान आराम से नहीं बैठने वाला, इन लोगों से अवश्य निपटेगा। परंतु देवराज चौहान पर भरोसा करके खुद हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना चाहता था। वह भी तो विमान का अपहरण करने के फेर में है। बाथरूम में पहुंचकर बांकीलाल राठौर ने अपने जूते के तले को घुमाकर वहां फंसा रखी छोटी सी पिस्टल निकालकर जेब में डाली और जूता ठीक करके बाहर आकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए थे कि रिवॉल्वर पिस्टल की कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। सीट पर बैठी दिव्या से उसकी नजरें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने दिव्या को तसल्ली दी। डेक का दरवाजा खोलकर प्रवेश करते ही जगत खन्ना का रास्ता साफ था। उसे कोई भी एयर होस्टेज नजर नहीं आई। रास्ता पार करते हुए कॉकपिट तक पहुंचा। उसकी दरिंदगी भरी नजरें जोरों से चमक रही थी। खन्ना ने आहिस्ता से कॉकपिट के स्लाइडिंग डोर का मुट्ठा पकड़कर डोर को एक तरफ सरकाया। उसका तो ख्याल था कि दरवाजा बंद होगा, परंतु वहां खुलता चला गया। जगत खन्ना रिवॉल्वर थामे आसानी से भीतर प्रवेश कर गया। कॉकपिट खाली था। सिर्फ 10 फीट आगे कुर्सी पर गोपाल कौशिक बैठा था, जिसकी पीठ दिखाई दे रही थी। डोर खुलने की आवाज सुनकर भी उसने पीछे नहीं देखा। कौशिक के हाथों की उंगलियां कंट्रोल से खेल रही थी। डायलों और स्विचों की तरफ उसका पूरा ध्यान था। खुद को अकेला पाकर वह अपने सिर पर ढेर सारी जिम्मेदारी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि हिंदुस्तान के विशाल एयरपोर्ट पर वह सुरक्षित प्लेन उतार लेगा। कॉकपिट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर भी उसने पीछे नहीं देखा। यही सोचा कि सूर्या या अन्य कोई एयर होस्टेज होगी, परंतु चंद सेकंडों के पश्चात ही उसे गले में ठंडे लोहे का एहसास हुआ। कौशिक के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसने पीछे देखना चाहा। ऐसे ही बैठे रहो, जगत खन्ना गुर्राया। कौशिक के होंठ भिज गए। कौन हो तुम? कौशिक के होंठों से निकला। शट अप, यह हाई जैकिंग है। जगत खन्ना ने दांत भींच कर कहा। कोई चालाकी करने की कोशिश न करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कौशिक कुछ पलों के लिए सन्न रह गया। मेरी बात सुनी? खन्ना ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाया। क्या चाहते हो? कौशिक का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। महात्रे और कक्कड़ के न रहने की वजह से वह तो पहले ही खुद को अकेला महसूस कर रहा था, और अब हाई जैकिंग के बारे में सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे ही प्लेन को उड़ाते रहो, जगत खन्ना ने खतरनाक स्वर में कहा। जब प्लेन हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाए तो बात करना, तब बताऊंगा। क्या बताओगे? कि प्लेन को कहाँ लैंड करना है। पागल मत बनो, कौशिक तेज स्वर में कह उठा। यह बेवकूफ़ी वाली हरकत छोड़ दो। यहाँ से वापस जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। कहने के साथ ही कौशिक ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कौशिक को सिर्फ कपड़ा लपेटे खन्ना नजर आया। नजर आती आंखों में दरिंदगी झलक रही थी। आगे देख, आगे, खन्ना ने सुलगते स्वर में कहा। बेचैनी में घिरे कौशिक ने चेहरा आगे घुमा लिया। पूरे प्लेन पर मेरा कब्जा है। मेरे साथियों ने हर किसी पर काबू पा रखा है। खन्ना ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाते हुए कहा। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। चुपचाप मेरी बात मानते जाओ। गोपाल कौशिक के होंठ भिज गए। मुझे लगता है तुम पागल हो, या फिर पागल हो गए हो, कौशिक ने दांत भींचकर कहा। मैं अकेला हूं, और तुमने कभी सुना है कि यात्री विमान को अकेला पायलट चलाता हो? जगत खन्ना के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। यह ठीक ही तो कह रहा है। क्या कहना चाहते हो? खन्ना ने शब्दों को चबाकर कहा। यात्री प्लेन के चालक दल में कम से कम 3 पायलट तो हर हाल में होते हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। यह नहीं देखा तुमने? आ गए प्लेन को हाईजैक। शट अप, जगत खन्ना गुर्राया। कौशिक खामोश हो गया। चेहरे पर सख्ती उभर आई थी। बातों में लगाकर अगर तुम यह सोचो कि तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, कौशिक ने उखड़े स्वर में कहा। तुम रिवॉल्वर लेकर यहाँ तक आ गए हो तो मैं समझ सकता हूँ। अब इस तरह तुम्हारा ही कोई आदमी आ सकता है, दूसरा कोई नहीं। खन्ना ने रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। बाकी के पायलट कहाँ हैं? इस वक्त प्लेन में मैं अकेला ही हूँ, प्लेन हैंडल करने वाला। फ्लाइट का कप्तान और उसका असिस्टेंट मर चुके हैं। उनकी लाशें विमान के किचन में पड़ी हैं।
मैं सेकंड असिस्टेंट पायलट हूँ जो अभी शट अप। खन्ना दांत भींचकर गुर्रा उठा। बकवास मत करो तुम। मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, कौशिक ने दांत भींचकर कहा और अपना हाथ बढ़ाकर वह ऑटोमेटिक पायलट पैनल के लिए स्विच ऑन करने लगा। स्विच ऑन करने के साथ साथ वह कुछ क्षणों के लिए ठिठका, यह देखने के लिए कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। जब इंडिकेटर लाइट ऑन होकर अगली स्टेज स्विच ऑन करने की सूचना देती तो वह अगला स्विच दबा देता। एलेरांस के कंपनसेटिंग डायल को थोड़ा एडजस्ट किया ताकि उसे ठीक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोल में लाया जा सके। फिर राडार और एलिवेटर्स को तब तक दबाए ऑपरेट किया जब तक कि 6 की 6 लाइटें पैनल पर सही ढंग से सेट नहीं हो गई। क्या कर रहे हो? खामोश रहो, कौशिक ने दांत भींचकर कहा। उसके बाद कौशिक ने पीडीआई डायल को देखा, सब ठीक था। अब विमान ऑटोमेटिक पायलट के हवाले हो गया था। वह इसी ऊंचाई और इसी एंगल पर तब तक उड़ता रहेगा जब तक उसे ऑटोमेटिक कंट्रोल से न हटाया जाए या फिर उसका फ्यूल न समाप्त हो जाए। सीटों के सामने के दोनों कंट्रोल कॉलम खुद ब खुद आगे पीछे हो रहे थे, जैसे कोई बैठा उन्हें हिला रहा हो। तेज हवा के विमान से टकराने पर राडार की सुई बार बार हिलने लगती थी। दोनों इंस्ट्रूमेंट पैनलों पर दसियों सुइयां अपना अपना काम करने में व्यस्त थीं। इस सारे काम से निपटकर कौशिक ने माइक्रोफोन और हेडफोन उतारकर एक तरफ रखा और कुर्सी छोड़कर खड़ा होने लगा तो खन्ना उसकी गर्दन पर नाल का दबाव बढ़ाकर गुर्रा उठा। बैठे रहो, उठने की कोशिश मत करो, जुबान बंद रखो, कौशिक कठोर स्वर में कहते हुए उठा और मुड़ते हुए बोला, कम अक्ल के इंसान, इतना जान लो कि इस वक्त मैं फ्लाइट में अकेला हूँ जो प्लेन को एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। जरा उस वक्त की सोचो कि प्लेन इसी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर मीलों ऊंचाई पर उड़ रहा हो और प्लेन में कोई ऐसा इंसान ना हो जिसे प्लेन को लैंड करना आता हो। जानते हो तब क्या होगा? तब प्लेन किसी ऊंची पहाड़ी से टकरा जाएगा, जबरदस्त विस्फोट होगा, या जब प्लेन का फ्यूल समाप्त हो जाएगा तो नीचे गिरते हुए किसी से टकराकर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जगत खन्ना होंठ भींचे कौशिक को घूरता रहा। आओ, पहले मैं तुम्हें अपने ऑफिसर पायलटों का हाल दिखा दूं, कौशिक ने कड़वे स्वर में कहा। बाकी की बातें उसके बाद कर लेंगे। तुम कोई चाल बेवकूफ, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह समझो। प्लेन में इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि अगर तुम में जरा भी अक्ल होगी तो वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओगे। जगत खन्ना ने विमान के किचन में तीनों लाशें देखी। पल भर के लिए तो वह सकपकाकर रह गया। लाशें ताजी थीं। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि जमीन से 3-4 मील ऊपर आसमान में इस तरह का खून खराबा हो सकता है। रोमा को खन्ना ने पहचाना कि जब प्लेन रोम एयरपोर्ट से उड़ा था तो वह यात्रियों को उसकी जरूरत की चीजें सर्व कर रही थी। तब मन ही मन उसने रोमा की खूबसूरती की तारीफ की थी और महात्रे और कक्कड़ के जिस्म पर वर्दियों से स्पष्ट मालूम हो रहा था कि वह चालक दल के सदस्य हैं। देख लिया कैसे हुआ यह सब? जगत खन्ना के होंठों से निकला। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? कहने के साथ कौशिक पलटा और काकपिट की तरफ बढ़ता हुआ उखड़े अंदाज में बड़बड़ा उठा। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी आ गई। काकपिट में प्रवेश करने के बाद सिटकनी लगाने के लिए दरवाजा बंद कर रहा था कि दरवाजे में जगत खन्ना ने जूता फंसा दिया। उसे देखते ही कौशिक के माथे पर बल पड़ गए। तुम? हाँ, दरवाजा धकेलते हुए जगत खन्ना रिवाल्वर थामे भीतर आ गया। तुमने जो दिखाया वह मैंने देख लिया। खन्ना के स्वर में क्रूरता आ गई थी। अब जो मैं कह रहा हूं वह करो। इस विमान के उतरने के लिए हिंदुस्तान में खास जगह पर हवाई पट्टी तैयार कर रखी थी। जरा सी सावधानी का इस्तेमाल करते हुए वहां प्लेन उतारा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुमसे वायदा करता हूं कि किसी भी यात्री को परेशान नहीं किया जाएगा। हमें विमान से कुछ लेना। गोपाल कौशिक का पूरा शरीर गुस्से से भर उठा। बेवकूफ, तुम पागल खाने से भागकर तो नहीं आए। मैं तुम्हें विमान के दोनों पायलट की लाशें दिखा चुका हूं और मैं अभी ट्रेनिंग पर हूं। इतना बड़ा प्लेन संभालना मेरे अकेले के बस का नहीं है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि प्लेन को ठीक ठाक एयरपोर्ट पर कैसे उतारूंगा, और तुम किसी मामूली सी हवाई पट्टी पर प्लेन उतारने की बात कर रहे हो। दिल तो चाहता है तुम्हें उठाकर प्लेन से नीचे फेंक दूं। जगत खन्ना के जबाड़ों पर कसाव आ गया। ज्यादा तमाशा मत करो, तुम सब कुछ कर सकते हो।
यहाँ पर मेरा कब्जा है, जो मैं कहता हूँ वही करो, वरना जानते हो क्या होगा। क्रूर स्वर में कहते हुए खन्ना ने रिवॉल्वर की नाल कौशिक की छाती पर रख दी। कौशिक तो पहले से ही परेशान और चिंतित था। जगत खन्ना की बात पर और सड़ गया। अपनी छाती पर रखे रिवॉल्वर को एक तरफ करता हुआ गुर्राया। क्या कर लोगे तुम? बोलो, क्या कर लोगे? गोली मार दोगे? मारो गोली मुझे। उल्लू के पट्टे, मैं मर गया तो प्लेन क्या तेरा बाप नीचे उतारेगा? याद रख, इस प्लेन में मैं इकलौता इंसान हूँ जो इस प्लेन को जैसे भी हो ठीक ठाक नीचे उतार सकता है। नहीं तो प्लेन में मौजूद इंसानों के चीथड़े मिलेंगे नीचे वालों को देखने को। दफा हो यहाँ से। तुम मेरी कही जगह पर प्लेन को उतारोगे। जगत खन्ना दांत भींच कर कह उठा। तेरी तो दांत भींचे गोपाल कौशिक जगत खन्ना पर झपट पड़ा और उसकी रिवॉल्वर छीनने की चेष्टा करने लगा। कमीने, तेरे को बोला कि मैं अभी एक्सपर्ट पायलट नहीं बना कि जैसी भी हवाई पट्टी पर प्लेन उतार लूं। विशाल एयरपोर्ट पर भी प्लेन उतारने के लिए मुझे हजारों बार भगवान का नाम लेना पड़ेगा, और तू साले टाट की पट्टी पर प्लेन उतारने? होश में आ, खन्ना गुर्राया। मेरी कलाई छोड़ दे, नहीं तो गोली चल जाएगी। तो चला दे, मैं मरा तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कौशिक ने कड़वे स्वर में कहा। यहाँ 2-3 पायलट होते तो तू एक आध को मारकर दूसरों में दहशत फैला सकता था। अब खन्ना ने अपनी कलाई छुड़ाकर कौशिक को धक्का दिया। कौशिक लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हो गया। चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था। बोल, मेरे कहने पर प्लेन लैंड करेगा? नहीं, मैं एयरपोर्ट के अलावा कहीं भी विमान को नहीं उतार सकता। मैं तुझे गोली मार दूंगा, खन्ना ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मार दे, लेकिन इतना सोच ले कि मेरी मौत के बाद तुम सबकी मौत होगी, और मेरी जिंदगी के साथ ही तुम लोगों की जिंदगी बंधी है, कौशिक ने कड़वे स्वर में कहा। दांत किटकिटाकर खन्ना ने झपट्टा मारा और रिवॉल्वर की नाल कौशिक के गाल पर मारी। कौशिक के होंठों से चीख निकली। गाल कट जाने से मुंह में खून भर आया। अब बोल। पागल कुत्ते, कौशिक जगत खन्ना पर झपट पड़ा। तेरे को बोला कि मैं प्लेन को कहीं भी लैंड करने की काबिलियत नहीं रखता। एयरपोर्ट जैसी बड़ी हवाई पट्टी पर ही ढेर कोशिशों के बाद कामयाब हो सकता हूँ। इसके साथ ही वह खन्ना के साथ गुत्थम गुत्था हो गया। खन्ना के हाथ में दबी रिवॉल्वर छीनने की वह पूरी कोशिश कर रहा था, और खन्ना को जब लगा कि रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर कौशिक के हाथ में जा रही है, तो बेवकूफ ने और कोई रास्ता न पाकर ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका हुआ। गोली चलते समय रिवॉल्वर की नाल ऊपर की तरफ थी, जिसकी वजह से गोली कौशिक के पेट में प्रवेश करके छाती की पसलियों में जा फंसी। गोपाल कौशिक के शरीर को तीव्र झटका लगा और वह वहीं काकपिट के फ्लोर पर ही गिरता चला गया। यह सब देखकर जगत खन्ना हक्का बक्का रह गया। गोली चलाने का उसका कोई इरादा नहीं था, फिर भी जाने कैसे ट्रिगर दब गया। हड़बड़ाया सा वह जल्दी से नीचे झुका। तुम ठीक हो? सुनो, तुम ठीक? यह तुमने क्या कर दिया? कौशिक की आंखें न खुल पा रही थी। पेट से खून निकलकर बहे जा रहा था। मैं प्लेन उतार लेता, तुम सबको बचा लेता। अब कोई नहीं बच सकता। तुमने मेरी नहीं, सबकी जान ले ली तो तुम सब मरोगे। इसके साथ ही कौशिक के शरीर में तीव्र कंपन हुआ और उसका शरीर ढीला पड़ता चला गया। जगत खन्ना का चेहरा सफेद हो चुका था। सुनो सुनो, खन्ना पागलों की तरह कौशिक की लाश को हिलाने लगा। काकपिट में मरघट सा सन्नाटा छा गया। खन्ना ने जल्दी से नजरें उठाकर प्लेन की विंड शील्ड की तरफ देखा। अब बाहर कोहरा नहीं था, तारे चमकते दिखाई दे रहे थे। चंद्रमा की भी झलक मिली, लेकिन उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। आंखों में दहशत नाचने लगी थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था कि तेज रफ्तार से जा रहे वह एक ऐसे प्लेन में सवार था जिसे संभालने के लिए कोई पायलट जिंदा नहीं बचा था। जगत खन्ना ने चेहरे पर बंधा कपड़ा उतारा और कांपती टांगों से बाहर की तरफ भागा। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।